नज़रबंद हिंदुस्तानी कैदियों की चाय खट्टी बना करती थी। 12 नंबर बैरक में एक बार सोहनलाल के साथ मैं चाय लेने गया तो सोहनलाल ने मुझे इशारा करके बतलाया कि तुम्हारा यार अमरीक सिंह बैठा है। मैं उसे पहचान नहीं पाया। बड़ी हुई दाढ़ी, झुर्रीदार चेहरा, पहलवानों वाला जिस्म ढल गया था। वो मरे मरे हाथों से बान बट रहा था। उबलता हुआ चाय का पतीला मैं उठाकर चलने लगा। उसने मुझे सलाम किया। एक बार जी में आया कि उबलती हुई चाय इसके ऊपर गिरा दूं। फिर सोचा, कुदरत जिसे सजा दे उसे इंसान को सजा देने का क्या हक है। क्यों ना कुदरत का तमाशा देखूं। हमारी बैरक उसकी बैरक के पीछे पड़ती थी और कई बार हमें अमरीक सिंह की चीखें सुनने को मिली। मशक्क़त उससे होती नहीं थी, इसलिए मार पड़ती थी। एक बार एक पागल ने उसके सर में ईंट मार दी, लेकिन हम में से कोई उसका हाल पूछने तक नहीं गया। यूं लग रहा था कि उसके पाप उसके आगे आ रहे हैं। वो खुद मौत के लिए दुआएं मांगता था, लेकिन मौत उसे मिलती नहीं थी। अभी तो उसकी सज़ा याफ्ता ज़िंदगी का पहला साल था और आगे बरसों का सफ़र तय करना था। क्या वो यहाँ से ज़िंदा लौट सकेगा? लौट भी गया तो क्या जीने के काबिल रहेगा? क्या हिंदुस्तानी सरकार उसे ज़िंदा यूं ही छोड़ देगी? यही ख्यालात उसे हर घड़ी पागल किए दे रहे थे। शिकारी अपने ही जाल में फड़फड़ा रहा था। घर को पहला पत्र और उसका उत्तर। कोट लखपत जेल में मैं पंडित के नाम से मशहूर हो गया था। कैदी लोग आकर मुझे हाथ दिखाते और भेंट में फल, सिगरेट या कभी कभी कुछ पैसे दे जाते, जो मैं अपने साथियों में बांट देता। साथी लोगों की मौज थी। इन्हीं हाथ दिखाने वालों में एक 15 साल का लड़का था, लियाकत, कसूल का रहने वाला। उसे कत्ल के केस में 20 साल की कैद हुई थी। हाई कोर्ट में उसकी अपील चल रही थी। उसने मुझे हाथ दिखाया। रमल का हिसाब लगाकर मैंने उसे बताया कि वो 3 महीने के अंदर घर पर होगा। उसके ज़रिए मैंने पहला खत घर के पते पर हिंदुस्तान भिजवाया, जिसका 1 हफ्ते बाद ही जवाब आ गया। पत्र पर मेरे लड़के झलकेश्वर का अंगूठा लगा था। वो इस वक्त तकरीबन 2.25 साल का था। गिरफ्तारी के वक्त माँ के पेट में था और मेरी गिरफ्तारी के 4 महीने बाद पैदा हुआ था। घर में सब कुशल से थे। पत्र पाते ही मैं नाचने लगा। मुंशी नज़ीर को पैसे देकर मैंने मिठाई मंगवाई और चिट्ठी लाने वाले मुंशी को 5 रुपए का इनाम दिया। पहले तो वो उसे ले नहीं रहा था, लेकिन मेरे बहुत इसरार करने पर उसने ले लिए। बैरक के सभी कैदियों का मैंने मुंह मीठा करवाया। अभी ये खुशी मनाई ही जा रही थी कि लियाकत की रिहाई का समाचार आ गया। वो जाते वक्त काफ़ी मिठाई, पैसे, पोस्ट कार्ड और लिफाफे मुझे दे गया। उसके बाद ही घर वालों के साथ छिट्टियों का सिलसिला जारी हुआ। जब अमरीक सिंह को 12 नंबर बैरक में मेरे यहाँ चिट्ठियाँ आने की खबर मिली तो तत्काल उसने दरोगा से शिकायत की कि मैं नज़रबंद होने की हैसियत से चिट्ठी नहीं लिख सकता। तलाशी ली गई, लेकिन मेरे पास कुछ होता तो मिलता। मेरा तो सारा सामान पाकिस्तानी दोस्तों के पास रहता था। जेल दरोगा हाजी इफ्तक खान ने मुझे बतला दिया कि अमरीक सिंह ने तुम्हारी लिखित रूप से शिकायत की है और उसकी कॉपी सीआईडी वालों को भी भेजी है, लिहाजा हम मजबूर हैं। हाँ, तुम्हारे घर से जो चिट्ठियाँ आएंगी वो तुमको मिल जाएंगी। तुमने अमरीक सिंह को घर से चिट्ठी आने की मिठाई भिजवाकर अच्छा नहीं किया। वो बहुत कमीना है। तुम निजी तौर पर अगर घर चिट्ठी लिखो तो उसमें लिख देना कि वे लोग खत मिलने का जिक्र अपनी चिट्ठी में ना किया करें। तुम प्रदेश में हो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, मगर क्या करूँ, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। चंद रोज़ बाद तुम हवालाती हो जाओगे और तुम पर मुकदमा चलने लगेगा। तब तुम पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी। तब तक के लिए ज़रा एहतियात बरतो और अपने घर से खत आने की खबर किसी को मत लगने दो। मैं चिट्ठी लाने वाले मुंशी को भी समझा दूंगा। उसके बाद मैं इस तरफ से बिल्कुल चौकस हो गया और किसी को कानों कान मेरे खत आने का पता न चलता। माँ बाप की हालत, जैसे कि पत्रों से पता चलता था, बहुत बुरी थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था। एक बार तो मैंने उनके दुख भरे पत्रों से झुंझला कर लिख दिया था कि आइंदा पत्र लिखना हो तो मेरा हौसला बढ़ाने वाले पत्र लिखें, वरना बंद कर दें। मैं तो दुश्मनों की कैद में हौसला रख कर दिन गुजार रहा हूँ और मुझे ये तक नहीं पता कि ये लोग मुझे सजाए मौत देंगे या उम्र कैद। क्या वे अपने देश में बैठे इकट्ठे रहते हुए हौसलों से काम नहीं ले सकते? उसके बाद घर वालों ने अपने खतों का स्वर बदल दिया। पता नहीं किस शक्ति से प्रेरित होकर मैंने माँ को लिखा कि मैं 3-4 साल में वापस लौट आऊँगा। इस पर मेरी बीवी प्रभा ने लिखा कि मैं हौसले से रहूं। सारी उम्र भी उसे मेरा इंतज़ार करना पड़ा तो वो करेगी। बीवी का मासूम चेहरा अब हर घड़ी आंखों के आगे रहने लगा।
जिस किस्मत ने 8 महीने बाद ही जुदा कर दिया था, वो बेटा जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा था और जिसके चेहरे मोहरे की मैं कल्पना क्या करता था, आंखों के आगे बाहें फैलाए खड़ा ही यूं लगता जैसे कह रहा हो, पापा घर कब आओगे। अब सिर्फ एक ही चिंता थी कि कहीं मुझे सजाए मौत ना हो जाए। फिर उस ईश्वर पर यकीन करता जिसने शाही किला और FIC रावलपिंडी की 2.5 साल की तफ्तीश में मुझे जिंदा रखा और वहाँ से निकाल लाया। ज़रूर एक ना एक दिन वो मुझे घर भी ले जाएगा, और यही विश्वास सदा मेरे साहस का आधार बना रहा, जिसमें सहायक थी मेरे अपनों की दुआएं। मुझे उनके लिए ज़िंदा लौटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा, मुझे विश्वास था। मैंने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया है। जो कुछ भी किया है अपनी जननी जन्मभूमि के लिए किया है। अगर इस राह पर चलते हुए शहीद भी होना पड़ा तो कोई बात नहीं। गालिब ने लिखा है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरी बीवी बीवी जिसे उर्दू में शरीके हयात कहते हैं, इंसान के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। बहुत सारे महान पुरुषों के जीवन की पृष्ठभूमि में उनकी पत्नी का चेहरा हर पहलू झांकता रहा है। अनगिनत लेखक, कवि, कलाकार, नेता, अभिनेता अपनी पत्नी से प्रेरणा पाकर सिद्धि और प्रसिद्धि की चरम सीमा को पहुंचते हैं। उनके जीवन की उपलब्धियों में से यदि उनकी पत्नी की भूमिका हटा दी जाए तो वो महत्वहीन होकर रह जाएंगे। मेरी जीवन साथी प्रभा भी मेरे लिए प्रेरणा, साहस और आत्मविश्वास की मूर्ति रही है। उससे मेरी मुलाकात मोगा में हुई थी जब मैं B.Ed कर रहा था। हमने उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। उसके पिता श्री सतप्रकाश सूद दारुसलाम तंजानिया में रेलवे चीफ कंट्रोलर थे। काफ़ी अमीर घर था उनका, लेकिन मैं उसे 3 कपड़ों में ब्याह कर लाया था। जब मैं इधर पाकिस्तान में कैद था तो उन्होंने बहुत जोर लगाया कि बेटी को अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो किसी भी तरह उनके साथ जाने को राज़ी नहीं हुई। यहाँ तक कि घर से बाहर निकलकर उन्हें रेलवे स्टेशन पर विदा करने भी नहीं गई। कहा, मेरे पति लौट आएंगे तो फिर मैं उनके साथ आपको जहाज़ पर सी ऑफ करने दिल्ली भी चली जाऊंगी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मैं घर का दरवाज़ा भी लांघने को तैयार नहीं। उसका विचार करके लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का चेहरा सामने घूम जाता है, जिसके प्रति मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, अवधि शिला का था उर पर गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। किंतु यहाँ तो अवधि शिला का माप भी अनंत था और अनिश्चित भी। मुझे याद है वो गीत जो उन दिनों मैं कैद में गाया करता था। वादा किया था हमने है साथ जीना मरना, जिंदा हूँ मैं यहाँ तुम मेरा इंतज़ार करना। आएंगी फिर बहारें, पतझड़ नहीं रहेंगी, और ये गम की हवा भी यूं ना हमेशा बहेगी। जो मुझसे प्यार है तो मेरे गम से प्यार करना, मेरा इंतज़ार करना। और उसने इंतज़ार किया। इतना ही नहीं, मुझे प्रेरणा भरे, साहस भरे पत्र लिखकर नया जीवन दिया। जेल में जिन दिनों मुझे पत्र आते थे, मैं अपने साथियों के साथ बहुत कम बोलता और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। मुझे याद है, एक दोपहर जब मैं उसकी चिट्ठी बार बार पढ़ रहा था तो मेरा एक हिंदुस्तानी साथी सतीश मुझे बार बार छेड़ते हुए कुछ मनहूस बातें अपने मुंह से निकाल रहा था। मैंने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं माना। मैं भी अपना सब्र खो बैठा। सब्जी छीलने वाला चाकू लेकर मैं उसके पीछे दौड़ा तो वो मार दिया कहता हुआ भागा। उसके पाँव में बेड़ियाँ थीं, मगर वो जान बचाने के लिए बहुत तेज़ भाग रहा था। बैरक से दूसरे कैदी निकलकर बाहर आ गए। नंबरदार भी हैरान कि आज मुझे क्या हो गया है। ऐसी हालत में वह आमतौर पर खतरे की सीटी बजा देते हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया। मुझे पकड़ लिया और पूछा, पंडित क्या हुआ? मेरे बतलाने से पहले कि सतीश छोकरियों की तरह रो रो कर उनसे कहने लगा, इससे चाकू छीन लो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। मुझे उसकी हालत देखकर हंसी आ गई और तरस भी। मैंने उसे चाकू थमा दिया, बोला, साले रोता क्यों है? तुझे मैंने पहले कितनी बार मना किया था कि मुझे मत छेड़। नंबरदारों को जब असल बात का पता चला तो उनको भी बहुत गुस्सा आया। मेरे रोकते रोकते उसे 2-3 डंडे जमा ही दिए। पहले साले पंगा लेता है, फिर छोकरियों की तरह रोता है। वे तो उसे कसूरी बैरक में बंद करने जा रहे थे, जहाँ सुबह शाम जूतियाँ पड़ती हैं, लेकिन मेरे कहने पर रुक गए। इसका नतीजा ये निकला कि उसके बाद मेरे साथ किसी हिंदुस्तानी कैदी ने वाहियात या मनहूस मजाक करने की जुर्रत नहीं की। मार्शल लॉ के वे दिन। ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान पूरी तरह मार्शल लॉ के शिकंजे में था
हर क्षेत्र में फौजी हुक्मरानों की मनमानी चलती थी। ज़रा ज़रा सी बात पर सड़क पर लोगों के कान पकड़वा दिए जाते और बैत लगाए जाते। लाहौर में हजारों स्त्री पुरुषों को साइकिल पर डबल राइडिंग के अपराध में सरेआम कान पकड़कर 100 बैठकें लगाने पर मजबूर किया गया। यहाँ खान जानबूझकर अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए चुनावों को टलका रहा था, इसलिए चारों तरफ हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे थे। जगह जगह चलती फिरती फौजी अदालतें कायम की गई थीं, जो लोगों को वहीं के वहीं सज़ा सुना देती। सज़ा में अक्सर कोड़े लगते और भारी जुर्माने होते। उन दिनों मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर चीमा हुआ करते थे। उनके परदादा सिख थे और वो हर मुलजिम को ये कहा करते थे, दिस इज़ द कोर्ट ऑफ रणजीत सिंह, धुन कर रख दूंगा। एक बार उनकी अदालत में एक गांव के झगड़े का मुकदमा आया। शाम के तकरीबन 4:45 बजे थे। झगड़ा पीपल के एक पेड़ के लिए था, जिस पर दोनों पार्टियां आपस में झगड़ पड़ी थी। अदालत उठने को ही थी कि थानेदार पेश हुआ और बोला, जनाब, इलाका कसूर चुनिया, गांव का एक झगड़ा है। इस पर चीमा साहब ने पूछा, वेल, क्या झगड़ा है? जनाब, एक पीपल है। चीमा साहब ने उसकी अगली बात सुनने से पहले ही हुक्म दाग दिया, ठीक है, सुबह पीपल को अदालत में पेश करो। और ये कहकर वो चलते बने। थानेदार हैरान परेशान, करे तो क्या करे। बेचारा रातों रात ट्रक लेकर गांव गया, पेड़ कटवाया और ट्रक में लदवा कर सुबह अदालत के अहाते में ले आया। जब थानेदार पेश हुआ तो चीमा साहब ने फरमाया, वेल, तुम पीपल को लाए? जी हुजूर। तो पेश क्यों नहीं करते? जनाब, वो बाहर कटा पड़ा है। चीमा साहब गुस्से में आ गए, बोले, तुम कैसे निकम्मे थानेदार हो जो एक रात उसकी हिफाजत नहीं कर सके और उसे कोई काट के और मार के चला गया। अब लाश लेकर मेरे पास पहुंचे हो। जनाब, वो आदमी नहीं, दरख्त है जिस पर दोनों पार्टियां अपना हक जमा रही हैं। जनाब के हुक्म के मुताबिक मैं उसे कटवा कर ट्रक में लदवा लाया हूँ। तो बेवकूफ़ इंसान, पहले क्यों नहीं बताया कि आदमी नहीं दरख्त है? सुबह से अदालत का वक्त जाया कर रहे हो। यहाँ खान फरमाते हैं कि तुम सिविल लोग हुकूमत चलाने के काबिल नहीं हो। चलो बाहर और दोनों पार्टियों को लाइन में खड़ा करो। कितने आदमी हैं वो? 32 जनाब, एक तरफ 15 और एक तरफ 17। ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। ये कहते हुए चीमा साहब बाहर आ गए। ट्रक के दोनों तरफ पार्टियां कतार बांधे रखी खड़ी थीं। बाहर आते ही उन्होंने हुक्म दिया, गार्ड के 8 जवान बुलाओ। फौरन ही 8 सिपाही अटेंशन होकर खड़े हो गए तो उन्होंने हुक्म फरमाया, वेल जवान, तुम 4 इस पार्टी के साथ और 4 इस पार्टी के साथ। ये दोनों पार्टियां आधी आधी लकड़ी सर पर उठाकर गांव को पैदल मार्च करेंगी। जहां कोई साला रुकने की कोशिश करेगा उसको वहीं 10 जूते लगा देना। और थानेदार साहब, तुम इनके पीछे साइकिल पर चढ़ोगे और जो जवान अपना फ़र्ज़ पूरा ना करे उसकी बेल्ट अरेस्ट कर लेना, फिर हम उसको देखेंगे। नाउ 1 2 3 गो, क्विक मार्च, यही हमारा इंसाफ है। ये कहते हुए वो वापस अंदर चले गए और मुसीबत आ गई बेचारे गांव वालों की, जिन्हें लकड़ी सर पर उठाकर 30 किलोमीटर लगातार पैदल चलकर अपने गांव पहुंचना था। इस किस्म की लतीफ़ेबाजियाँ उनकी अदालत में रोज़ का काम था। एक हलवाई का दूध में पानी मिलाने के कारण चालान हुआ। उस पर यह हुक्म नादर किया गया कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जब तक कि अदालत उठती नहीं है, उसका नाक 1 मिनट पानी के अंदर और फिर 1 मिनट पानी के बाहर रखकर उसे गोते दिए जाए और 5 बजे के बाद वो अपनी नाक ज़मीन पर रगड़ता हुआ रेंगता रेंगता अपनी दुकान तक जाए। इस प्रकार की सज़ाओं का अच्छा असर भी देखने को आया। लोग अपराध करते हुए डरने लगे, लेकिन फ़ौज हुकूमत के नशे में चूर कमीनी हरकतों पर भी उतर आई। जिनको फ़ौज में कोई दर्जा हासिल था वे आपस की दुश्मनियाँ निकालने लगे। जब जिसे चाहे उसे पकड़कर नज़रबंद कर दें, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन बिगड़ी हुई कौम मार्शल लॉ के बिना सीधी भी तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा जराइम और जोरू की कमाई पर पल रहा था। 4 शादियों की इजाज़त का जो दुरुपयोग यहाँ होता है वो ना तो भारत में देखने को मिलता है और ना ही किसी और इस्लामी मुल्क में। बहुतों ने तो ये पेशा ही बना लिया है कि 4 बीवियों में से एक को लाहौर में रखा है, दूसरी को मुल्तान में, तीसरी को सियालकोट में और चौथी लायलपुर में। आप मियाँ अपने आप को ट्रैवलिंग सेल्समैन पोज करते हैं, एक की कमाई लेकर दूसरी के पास जा पहुँचते हैं और जो उनकी दिखाई राह पर चलने से इनकार करती है, पटाख से तलाक देने में कोई कठिनाई नहीं। हक महल के नाम पर अक्सर 11 या 51 रुपये औरत को दिए जाते हैं। बड़े घरानों में तो हक महल अब लाख तक जा पहुंची है,
लेकिन मरना तो गरीब लड़कियों को पड़ता है और सबसे अधिक वही इस जुल्म का शिकार होती हैं। इनके खाविंद इनके लिए ग्राहक तलाश करते हैं, उनकी कमाई पर ऐश करते हैं। यहाँ अपराध के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। कोई मलंग बनकर अपने चिलो चपाटों द्वारा पहुंचा हुआ पीर होने का दावा करता है। लोग उसके पास नोट दुगने कराने आते हैं। डब्बा पीर इस बारे में बहुत मशहूर हुआ और जिस दिन वह गिरफ्तार हुआ उस दिन के सारे अखबार उसकी काली करतूतों से भरे पड़े थे। इन पीरों का पाखंड भी देखते ही बनता है। जी भरकर चिलम में चरस भरकर दम लगाते हैं और अपने करीब आने वाले को नंगी गालियां देते हैं, चिमटे मारते हैं। जो जितना अधिक लोगों को अपने से दूर भगाता है वो उतना ही अधिक पहुंचा हुआ माना जाता है। कसूर का नाड़ा पीर करामत अली शाह भी बड़ा मशहूर हुआ है। वो अपने कमरे में औरतों को एक एक करके बुलाता था। उसने एक खूंटी पर एक नाड़ा बांध रखा था। खूबसूरत औरत को कहता था, नाड़ा खोल। अगर औरत अपनी सलवार का नाड़ा खोल देती तो पीर साहब के पौ बारा, उनकी मुराद पूरी। और अगर वो ऐसा करने पर कुछ बोलने लगती तो गुस्से में फरमाते, बेवकूफ़, तुम्हारी किस्मत फूट गई है। हमने तुम्हें उस खूंटी पर से नाड़ा खोलने को कहा था जहाँ तुम्हारी किस्मत को गांठ लगी हुई है। तुमने पीर पर शक करके गुनाह किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। औरत बेचारी खौफजदा होकर कांपने लगती। बहुत मिन्नत समाजत के बाद जनाब उस पर रहम फरमाते और फरमान करते, तुम जुमेरात के दिन हमारे हजूर में एक मुर्गा और जर्दे की देग हाजिर करो, अल्लाह तुम्हारा ये गुनाह बख्श देगा। दूसरे काम के बारे में फिर देखेंगे। जिस दिन उनकी पोल खुली उनकी बहुत धुनाई हुई। उनका मुंह काला करके गधे पर उनका जुलूस निकाला गया। उसके बाद वो कभी कसूर के आसपास दिखाई नहीं दिए। गैर कानूनी तौर पर हथियार यहाँ आम मिलते हैं और यही राज है वहाँ अपराध पनपने का। पेशावर के आगे एक जगह है लंडी कोतल, जहाँ विदेशी पिस्तौलों के ढेर लगे होते हैं। जिसकी इच्छा हो वो खरीद ले। वहाँ से ये हथियार पंजाब पहुँचते हैं और फिर भारत स्मगलर होकर आते हैं। कलमनुमा एक गोली वाला पिस्तौल 100 रुपये में बिकता है। लाहौर के हर घर में प्राय गैर कानूनी हथियार पाया जाता है और इस रविश को 3 फौजी हुकूमतें भी नहीं बदल सकी। जब इस किस्म के संगीन हथियार लोगों के पास आम होंगे तो जाहिर है कि वे उनसे पटाखे तो चलाएंगे नहीं, लूटमार ही करेंगे। दिन दहाड़े बाजार में चाकू और पिस्तौल दिखाकर लोगों को लूटा जाता है और पुलिस इन गुंडों से महीना लेती है। लेकिन मज़हब के प्रति जितने पाकिस्तानी भाई कट्टर हैं वो जज्बा हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत के मुसलमानों में भी कम ही दिखाई देता है। हमारे यहाँ तो मज़हब के नाम पर छुरा ताने हुए हाथ अधिक उठते हैं, अल्लाह की दुआ के लिए कम। लेकिन पाकिस्तान में अधिकतर लोग रोज़े और नमाज के पाबंद हैं। जुमे के दिन दफ्तर दोपहर को बंद हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग खुतबे में शरीक होते हैं। रमज़ान के महीने के नज़ारे देखने लायक हैं। सारा दिन होटल और रेस्तरां बंद। रोज़ाखोरी करना और उसमें मदद देना कानूनन जुर्म है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो कोड़ों की सज़ा दी जाती है। लोग शाम को बड़े चाव से एक दूसरे का रोज़ा खुलवाते हैं, हाथों में नमक और संतरे लिए हुए, और इसे बहुत पुण्य का काम समझा जाता है। सुबह रोज़ा लगते और खुलते वक्त जंग के दिनों जैसा सायरन बजाकर सूचना दी जाती है। ये अमल पूरा रमज़ान का महीना चलता रहता है और जब ईद का चांद दिखाई देता है तो तोपों के गोले चलाकर खुशी प्रकट की जाती है। लाहौर की शाही मस्जिद में ईद की नमाज का मंजर देखने के काबिल होता है। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि वह इस्लामी फ़िरके नहीं है। शिया और सुन्नी मुसलमानों में मुहर्रम के दिनों में अक्सर टकराव होता है। कई बार तो हालात इतने काबू से बाहर हो जाते हैं कि फ़ौज को दखल देना पड़ता है। मुहर्रम के दिनों में मुल्तान का नज़ारा देखने वाला होता है। शिया मुसलमान काफ़िले की शक्ल में या हसन या हुसैन करते हुए सोगवार पोशाक पहनने निकलते हैं, छाती पीटते हुए। कईयों ने जंजीरें पहनी होती हैं जिन पर छोटी छोटी छुरियां लगी होती हैं। ये या अली का नारा बुलंद करते हुए अपनी छाती पर छुरियां मारते चले जाते हैं। खून की ततीरियां बहती हैं। जहाँ जहाँ से वो जुलूस गुजरता है वहाँ वहाँ की सड़क खून से नहा उठती है। लेकिन सुन्नी मुसलमानों को उनकी ये हरकत नहीं जचती। उनका कहना है कि हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हसन और हुसैन ने राहे इस्लाम में शहादत पाई थी। उनका इस तरह मातम मनाना उसकी शहादत को दागदार करना है। लिहाजा इस जुलूस पर वो पत्थर बरसाने लगते हैं। फिर दोनों तरफ से छुरे, लाठियाँ, बंदूकें चल जाती हैं। गुंडों की मौज बन जाती है। वे इस झगड़े की आड़ में दुकानें लूट कर आग लगा देते हैं।
शिया लोगों से भी बदतर हालत बेचारे मिर्जई मुसलमानों की है। उनको शिया और सुन्नी नफरत की निगाहों से देखते हैं। मिर्जई मुसलमानों का पैगंबर कादिया शहर पंजाब भारत का निवासी था, जहाँ उसने जन्नत और दोजख बनाए हुए थे। उसके पैरोकार मिर्जई कहलाते हैं। सन 1968 में तो मिर्जई मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान में जिहाद उठ खड़ा हुआ था और जमीयत इस्लाम पाकिस्तान ने तमाम उलेमाओं से सरकार के लिए ये फतवा ले लिया था कि आइंदा किसी मिर्जई मुसलमान को सरकारी नौकरी पर ना रखा जाए और ना ही उन्हें वोट देने का हक हासिल हो। अगर फौजियों को खाने की मेज़ पर यह पता चल जाता कि उनके बीच कोई मिर्जई मुसलमान है तो वो खाना छोड़कर उठ खड़े होते और उसको अलहदा बैठाकर खाने पर मजबूर कर देते। इनसे भी बुरी दशा बेचारे दीनदार मुसलमानों की है। ये लोग जात के भंगी और भिष्टी हैं। एक तो ये वैसे ही एहसास कमतरी का शिकार है और इनकी औलाद अपना पैतृक पेशा ही अपनाने को मजबूर है। दूसरे, पाकिस्तान में इन्हें वे सुविधाएं हासिल नहीं हैं जो भारत में भंगियों को मिलती हैं। इनकी जरूरत नहीं होती अपने से ऊंची जात के मुसलमानों के बराबर में बैठने की। अधिकतर इन लोगों का काम अपना पैतृक पेशा मजदूरी करना, मरे हुए जानवरों की खाल उतारना और हड्डियों का व्यापार है। कोई इक्का दुक्का दीनदार ही किसी इज्जतदार जगह को हासिल कर पाता है, वरना अधिकांश दीनदारों की जिंदगी शेखों के तलवे चाटते गुजरती है। सैयद मुसलमान अपनी पोजीशन का जिस कदर दुरुपयोग करते हैं वो बयान से बाहर है। सैयदों को आले रसूल हज़रत मोहम्मद साहब का वंशज कहा जाता है। उनको हक हासिल है कि दूसरों की बहू बेटी हत्याने का, लेकिन किसी दूसरे की मजाल नहीं कि वो सैयदानी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। सैयद चाहे चोर बदमाश या लफंगा ही क्यों ना हो, लोग फिर भी उसकी कदम बोसी ही करते हैं, उससे ताबीज बनवाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनकी शान के खिलाफ गलती से भी अगर कोई लफ्ज़ निकल जाए तो अस्त फिकार पड़ते हैं। उनके हुक्म उदुली करना गुनाह समझते हैं। सैयदों के इशारे पर कत्ल हो जाते हैं, घर फूंक दिए जाते हैं। इतना होने के बावजूद किसी की ज़रूरत नहीं कि इन सैयदों के खिलाफ आवाज़ उठा सके, क्योंकि वो आले रसूल के खिलाफ बगावत समझी जाएगी और कोई मुसलमान मरने के बाद दोज़ख में जाना स्वीकार नहीं करता, चाहे उसे सारी ज़िंदगी दोज़ख यानी नरक में ही क्यों ना गुजार देनी पड़े। इसी अंधविश्वास का इनके द्वारा फ़ायदा उठाया जाता है और ये एक फर्जी जन्नत का भुलावा देकर भोले भाले अनपढ़ अंधविश्वासी लोगों को लूटकर उनकी ज़िंदगी दोज़ख से भी बदतर बनाए रखते हैं। फांसी की कोठरियों के बीच। कोट लखपत की जेल में फांसी पहरे में 32 कोठरियाँ थीं, जिसमें एक सिरे की 3 कोठरियों में हिंदुस्तानी कैदी थे। बाकी सब में 3-3 या 5-5 की गिनती में सजाए मौत के कैदी थे। हर रोज़ कोई ना कोई फांसी पर लटकाया जाता और हर रोज़ बाहर से कोई ना कोई उसकी जगह मौत की सज़ा सुनकर नया आ जाता। उनकी संख्या में कमी होने के बजाय दिन प्रतिदिन वृद्धि होती थी। वहाँ अक्सर वे कैदी थे जिनकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज हो चुकी थी या प्रेसिडेंट के पास रहम की फरियाद चल रही थी, जहाँ 80% फरियादें खारिज कर दी जाती थीं। बहुत हैरानी होती थी उनको देखकर कि वो मौत के मुंह में बैठकर भी ठाके लगाते, गीत गाते और अपनी जवां मर्दी का भरम कायम रखने के लिए या अली का नारा बुलंद करते हुए फांसी चढ़ जाते थे। मैंने बहुत कम लोगों को फांसी लगने से पहले रोते या आंसू बहाते देखा। रोए भी तो वे जो बेकसूर थे। किसी किसी को अपनी जवान बीवी के लिए आंसू बहाते देखा। कई बार तो एक एक दिन में इकट्ठे 6-6 आदमी फांसी लगाए गए। फांसी देने की इत्तला एक दिन पहले कैदी को दे दी जाती थी और उस दिन घर वालों से उसकी आखिरी मुलाकात कराई जाती थी। फांसी का फट्टा इसी बैठक के एक कोने में था, जिसके चारों ओर 4 दीवारी थी। जिसे फांसी देना होता उसे फांसी के कुएं के करीब की कोठरी नंबर 32 में बंद किया जाता। अगर फांसी पाने वालों की तादाद 1 से अधिक होती तो साथ वाली दूसरी कोठरियाँ भी खाली करवाकर उसको उनमें बंद कर दिया जाता। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे और ऊल जुलूल बकने लगते थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम ही थी। एक दिन का जिक्र है कि फांसी पहरे में हंजरवार जिला लाहौर गांव के 6 कैदी सैदा, अनवर, वट्टू, सरवर वगैरह सजाए मौत पाकर आए। सैदा के अपने चचाजाद भाई से बहुत दुश्मनी थी और इससे पहले भी दोनों खानदानों में काफ़ी कत्लो गारत हो चुकी थी। एक शाम सैदा अपने 2 भाइयों, 2 बेटों और एक भतीजे को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई के यहाँ गया।
इन्होंने जाते ही उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया और मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। जिस किसी ने भी निकलकर भागने की कोशिश की उसे गोली मार दी। इसके भतीजे की बहू के पेट में बच्चा था। वो सैदे की बहन की लड़की थी। वह पाँवों में जाकर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाई, मैं तो तेरी बहू बेटी हूँ, मुझे तो ना मार, मेरे पेट में बच्चा है, इस पर करता रस खा। लेकिन पत्थर दिल सैदा बिल्कुल मोम नहीं हुआ। बोला, तेरे पेट से जो भी पैदा होगा वो सैदा का दुश्मन होगा, इसलिए मैं ये खतरा क्यों मोल लूँ। सैदा ने उसकी बाँह पकड़ी और अनवर ने उसके पाँव और उसकी रोती को लाती को आँख की लपटों के बीच उछाल दिया। इस तरह इन्होंने 11 इंसानों की जान ली। 2 बच्चे जो तकरीबन 5 और 7 साल के थे, वे गेहूं के दाने रखने वाले मिट्टी के पिटारा में जा छुपे। जब मलबा हटाया गया तो वे इन पिटारों में धुएं की वजह से बेहोश पड़े थे। वही इस नरसंहार के चश्मदीद गवाह थे। सैदा और उसके 5 साथियों पर 12 लोगों के कत्ल का मुकदमा चला, जिसमें वो बच्चा भी शामिल था जिसे दुनिया देखना भी नसीब नहीं हुआ, और 7 महीने का वो माँ के पेट में ही जलकर राख हो गया। बच्चों के बयान पर इन सबको सजाए मौत हुई और ये फांसी पाने के लिए हमारी बैरक में बंद कर दिए गए। इनमें सबसे खूबसूरत और नौजवान 22 साला सरवर था। उस जैसा खूबसूरत जवान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जिस दिन इनको फांसी का हुक्म आया उस दिन भी इनके चेहरे पर कोई गम की परछाई नहीं दिखी। सुबह 4 बजे जब इन्हें नहलाकर बारी बारी से मौत के कुएं की तरफ ले जाया गया तो ये बहुत ज़ोर से या अली का नारा बुलंद करता हुआ फांसी की कोठरियों की तरफ गए और इन्हें एक साथ 3-3 खड़े करके फांसी दे दी गई। गले में फंदा डालने तक इनके नारों की आवाज़ हमें अपनी कोठरी में सुनाई देती रही। उधर उस सुनसान रात में जेल के बाहर इन 6 की बीवी और बच्चों की चीखें भी साफ सुनाई दे रही थी। अगले दिन इनकी लाशें जेल से बाहर उनके घर वालों के हवाले की गई। एक और जालिम जिसे फांसी की सज़ा पाते मैंने देखा वो था मोहम्मद सादिक उर्फ जच्ची घुट। इसे छोटे छोटे बच्चे उठाकर अगवा करने के जुर्म में सजाए मौत दी गई थी। पाकिस्तान में बच्चे उठाने का जुर्म इस कदर बड़ा बंद हो गया कि इस अपराध के लिए दफ़ा 364 ए के तहत मुकदमा चलता है और कैदी को 14 साल से लेकर सजाए मौत तक की सज़ा दी जाती है। ये शख्स भी अक्सर मेलों में थानेदार पुलिस की वर्दी पहनकर जाता। जो बच्चे माँ बाप से भटक गए होते उनको ये कहकर हासिल कर लेता कि वो बच्चे के माँ बाप को ढूंढ कर बच्चों को उनके हवाले कर देगा। इस तरह इसने 250 बच्चे उठाए और उन्हें या तो भिखारियों के हाथ बेचा या खूबसूरत बच्चों को इलाका गैर में पठानों के हाथ। जो बदसूरत या कम खूबसूरत होते उन्हें ये भीख मांगने वाले गिरोह को बेच देता, जो इन मासूम बच्चों की आंखें फोड़कर हाथ पैर तोड़कर इनसे भीख मंगवाते थे। बड़े बच्चों की भी आंखें फोड़ दी जाती थी, चेहरा बदशक्ल कर दिया जाता। छोटे बच्चों को तहखानों में रखा जाता। जब तक बड़े ना हो जाते उन्हें वहाँ से नहीं निकलने दिया जाता था, और जब ये यकीन हो जाता कि अब इनके माँ बाप भी इन्हें नहीं पहचान सकेंगे तो तहखानों से बाहर निकल कर इन्हें जेब काटने की ट्रेनिंग दी जाती। और इस तरह ये मासूम बच्चे सारी ज़िंदगी दूसरों के मोहताज होकर इनकी जेबें भरते रहते। लाहौर में भिखारियों के अपने अपने इलाके हैं और इन्हें गुंडे सरदार नीलाम करते हैं। कोई भी भिखारी ठेका भरे बगैर किसी इलाके में भीख नहीं मांग सकता। खूबसूरत बच्चे इलाका गैर में पठानों के यहाँ बेच दिए जाते, जिनको वो बड़ा हो जाने पर लौंडा बना कर रखते और उनसे बदफेल करते, यानी कि बुरा काम। पठानों में लौंडा रखना बड़ी शान की बात समझी जाती है और जिस पठान सरदार के यहाँ लौंडा नहीं होता उसकी कदर नहीं होती। जिस दिन मोहम्मद सादिक गिरफ्तार हुआ उस दिन भी मेले में से एक बच्चे को पुरानी तरकीब भिड़ाकर हासिल करके ले जा रहा था। तभी पाकिस्तान CID के एक आदमी को उस पर शक हो गया और उसने इसका पीछा किया। जब उसे पुलिस स्टेशन के बजाय शहर से बाहर सुनसान इलाके की तरफ जाते देखा तो उसका शक और भी गहरा हो गया। इस तरह इसके ठिकाने का पता लगा लिया गया। शाम को जब छापा पड़ा तो उस बच्चे समेत तहखाने से 20 बच्चे और बरामद हुए, जो बचपन से लेकर वहाँ पल रहे थे और अपने माँ बाप का पता तक भी नहीं जानते थे। इसे सजाए मौत हुई। ये वाकई बुज़दिल की तरह रोता, गिड़गिड़ाता, चीखता, पुकारता फांसी पर चढ़ा। काश यही सज़ा भारत में भी बच्चे उठाने वालों को दी जाती, वरना जिस तेज़ी से ये जुर्म हमारे देश में भी बढ़ रहा है, हो सकता है एक दिन ये पाकिस्तान में इस जुर्म की होने वाली संख्या को भी पछाड़ दे। अच्छा पहलवान। पाकिस्तानी फिल्म मलंगी के मशहूर डायरेक्टर निर्माता मोहम्मद अशरफ उर्फ अच्छा पहलवान कोट लखपत जेल में 20 साल की कैद काट रहे थे। उनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था
और उनके भाई मोहम्मद अकमल उर्फ अक्का पहलवान सजाए मौत के कैदी थे। अच्छा पहलवान का सलूक हिंदुस्तानी कैदियों के प्रति बहुत बिरादराना था। वे मेरे अब बहुत आदर करते थे। मुझे याद है जब उन्होंने मुझे सर्दियों में नंगे पांव घूमते देखा तो फ़ौरन बाजार से नए जूते मंगवा कर दिए। बहुत साधु तबीयत थी उनकी। मोहम्मद अकमल, उनके छोटे भाई को आए हुए चंद ही दिन हुए थे कि उसको फांसी लगाने का हुक्म आ गया। बेचारे फ़ौरन दौड़ते हुए मेरे पास आए। बोले, पंडित जी, आप अपने भगवान के आगे मेरे भाई के लिए दुआ करें कि आज रात उसकी जान बच जाए। मुझे आप में पूरा अकीदा है। अकीदा यानी कि विश्वास। मैं बोला, अच्छा पहलवान, मैं इन जंजीरों में जकड़ा हुआ खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या करूँगा। इस पर उसने उर्दू का एक शेर पढ़ा। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जौके यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मुझे कामिल यकीन है, तुम्हारा उस खुदा की ज़ात में पूरा यकीन है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं बोला, ठीक है अच्छा पहलवान, तुम एक बार मुझे अपने भाई के पास ले चलो, मैं उसका हाथ देखना चाहता हूँ। अच्छा पहलवान ने फ़ौरन चीफ वार्डन रफ़ीक शाह को बुलाया और मेरी कोठरी खुलवाई और मुझे अकमल के सामने ले गए। मोहम्मद अकमल तकरीबन अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। देखते ही बोला, हाओ पंडित जी, मुझे फांसी कोई नहीं लगा सकता। अगर ज़रूरत पड़ी तो जंगले काट कर आपको अपने साथ लेकर आपके मुल्क चला जाऊंगा। अकमल पहलवान, 1 मिनट अपना दायां हाथ तो दिखाओ। मैंने देखा, आयु रेखा 40 साल की उम्र में टूट कर फिर जुड़ी है। अच्छा पहलवान, मैं बोला, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ है, लेकिन इस शख्स को तो 80 साल की ज़िंदगी बितानी है। चाहे खुदा कोई भी करिश्मा दिखाए, इसकी ज़िंदगी बच जाएगी, आप इत्मीनान रखें। पंडित जी, आज रात 4 बजे इसे फांसी लगनी है। सदर से अपील भी खारिज हो चुकी है इसकी। मन नहीं मानता, लेकिन फिर भी मुझे आपके अल्फाज पर यकीन है। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अच्छा पहलवान की मुँह बोली बहन मलिकाए तरन्नुम नूरजहां, पाकिस्तान की मशहूर फिल्मी हस्ती और गायिका, अपने छठे पति मोहम्मद यूसुफ के साथ अकमल पहलवान से मुलाकात के लिए आ पहुंची और बोली, अच्छा भाईजान, मैं सिर्फ आपको ये बतलाने आई हूँ कि अभी हवाई जहाज़ से सदर यहाँ खान के पास जा रही हूँ, अक्का पहलवान को माफ़ी दिलवाने के लिए। आप यकीन रखें, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं इसने फांसी नहीं लगने दूंगी। अब बराए करम वक्त बर्बाद ना करें, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। ये कहते हुए वो करोड़ों दिल की धड़कन चल पड़ी। उसके पीछे पीछे चल रहा था उसका छठा पति, खूबसूरत नौजवान यूसुफ खान, जिसके बारे में पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में मशहूर है कि उसने सिर्फ फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए और नूरजहां की बहुत बड़ी दौलत पाने के लिए उससे शादी की थी, और अब ये इसका पूरी तरह से गुलाम है। अब वो गुलामों की तरह ही चल रहा था। नूरजहां 50 साल की उम्र में भी 30 से अधिक नज़र नहीं आ रही थी। हाल ही वो इंग्लैंड से अपने सारे जिस्म की प्लास्टिक सर्जरी कराकर लौटी थी और उसका जिस्म देखकर फरिश्तों का भी ईमान डगमगा सकता था। जब वो ये कहकर चली कि मैं यहाँ खान के पास जा रही हूँ, मैंने तभी अंदाज़ा लगा लिया कि चाहे सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से क्यों ना निकल पाए, अक्का पहलवान को फांसी नहीं लगेगी। मैं जनरल यहा खान की आशिकाना तबीयत के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। वो शराब और शबाब का रसिया था। पाकिस्तान की मशहूर तवायफ जनरल अकलीम अख्तर रानी की चौखट पर वो जिस तरह सिर रगड़ा करता था, उसका बयान मैं आगे चलकर करूँगा। तो ऐसा शख्स नूरजहां के सांचे में ढले जिस्म को पाकर क्या नहीं करेगा। किसी की जान बख्शना तो मामूली सी बात थी। मैंने अच्छा पहलवान से कहा, अशरफ भाई, जिसे खुदाई करिश्मे का मैं जिक्र कर रहा था वो हो गया। आप यकीन रखें, आज की रात 1 बजने से पहले ही अकमल भाई की सजाए मौत ख़त्म। जैसा मैंने पहले कहा, अच्छा पहलवान गरीब कैदियों, ख़ास तौर पर हम परदेसी हिंदुस्तानियों के लिए अपने दिल में बहुत प्यार रखता था। वो हर किसी के पास जाता और पूछ पूछ कर उसकी ज़रूरतों को पूरा करता। किसी को सर्दी में सिकुड़ते देखता तो अपनी शॉल उतार कर उसे दे देता, ये सोचे बगैर कि उसका शॉल कितना कीमती है। हर कैदी उसे सच्चे दिल से चाहता था। उसके भाई अकमल का दूसरे कैदियों से ना तो सलूक अच्छा था और ना ही उसके अमाल, लेकिन फिर भी अच्छा पहलवान का भाई होने के नाते सबकी यही ख्वाहिश थी कि वो फांसी से बच जाए। शाम 6 बजे हमें अपनी अपनी कोठरियों में बंद कर दिया गया। अक्का पहलवान की कोठरी पर खास पहरा बिठा दिया गया, क्योंकि सुबह 4 बजे उसे फांसी दी जानी थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं जंगले के पास बैठा इसी बात की राह देख रहा था कि कब कोई आया और मुझे बताए
कि अक्का पहलवान की सजाए मौत माफ़ कर दी गई है। रात के 12 बजे जेल का डॉक्टर आकर अकरम पहलवान का डॉक्टरी मुआयना भी कर गया। उसके बाद जेल का मौलवी आया, आखिरी खुतबा देने के लिए। वो भी चला गया। घड़ी ने 1 बजाया कि तभी नंबरदार नज़ीर मेरे पास भागा हुआ आया। पंडित जी, अच्छा पहलवान ने आपके लिए मिठाई भेजी है। अकरम पहलवान की फांसी की सज़ा टूट गई है। दिल बहुत खुश हुआ। मेरा उनका सिर्फ इंसानियत का संबंध था, वरना मैं उनका बदतरीन दुश्मन था और वो मेरे। फिर भी मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। उस जेल के बीच ना हम हिंदू थे ना मुसलमान, सबके सब अपने हालात और अमाल के नतीजों के में घिरे हुए बेकस मजबूर इंसान थे। पीर सादक शाह और मुल्ला मुजफ्फर। जेल की बंद सलाखों और चारदीवारी के भीतर कुछ ऐसे कैदी भी होते हैं जो जेल में रहकर भी जेल के कानूनों का आदर नहीं करते और किसी पर जुल्म होता देखकर बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही 2 कैदी थे, मुल्ला मुजफ्फर और पीर सादक शाह। दोनों में बहुत गहरी छंती थी। जेल का अमला भी इनसे डरता था। दोनों के तकरीबन 100 शागिर्द कैदी भी थे जो इनके एक इशारे पर जान देना और जान लेना मामूली बात समझते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तानी कैदियों से दुगनी मशक्क़त ली जाने लगी, जो उनके बस से बाहर की बात थी, लिहाजा उन्हें रोज़ मार पड़ती। इस क्रम को चलते कुल 3 दिन ही हुए थे कि आवाज़ मुल्ला मुजफ्फर के कान में पड़ी। जब उसे हकीकत पता चली तो वो वहीं से चाकू लहराता हुआ जेल अमले को गालियाँ निकालता हुआ बैरक में घुसा। उसको देखते ही जेल अमला भाग खड़ा हुआ। जेल अमले में से किसी ने बाहर जाकर सीटी बजा दी, जिस पर जेल में अलार्म हो गया। जब सादक शाह को इस बात का पता चला तो वो भी आधमका। उनके बाद उनके शागिर्द भी जेल बैरक की छत पर चढ़ गए और जेल या अली के नारों और उनकी गालियों से गूंजने लगी। डिप्टी दरोगा मोहम्मद अकीब जब गारद लेकर आया तो हक्का बक्का रह गया। उसने आते ही पूछा, तुम लोग इस बैरक में क्या करने आए हो? तो मुल्ला मुजफ्फर ने जवाब दिया, हम इन बेकस परदेशियों पर जुर्म होता नहीं देखेंगे। हमें ये पसंद नहीं। आप इन बेचारों से दुगनी मशक्क़त लेते हैं जो ये नहीं कर पाते। खुदा का कुछ तो खौफ करें, इनको रोज़ मार पड़ती है। आज 3 दिन हो गए हैं हमें देखते हुए। दुगनी मशक्क़त? यह आपको किसने कह दिया? पूछिए अपने चीफ वार्डन से, जो अमीर पाकिस्तानियों से पैसा खाता है और उनके हिस्से की मशक्क़त भी इनको करने को देता है। ये सुनते ही चीफ वार्डन का चेहरा फक हो गया। चौधरी अकील गुस्से से उस पर उबल पड़ा और बोला, आप बैरक से नीचे उतर आए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अब यह अमल दोहराया नहीं जाएगा। इस पर मुल्ला मुजफ्फर और उसके साथी बैरक से नीचे उतर आए। गारद चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुल्ला मुजफ्फर और सादक शाह भी अपने साथियों समेत चले गए। उनके जाने के बाद चीफ वार्डन आया और हिंदुस्तानी कैदियों से बोला, अब मैं देखूंगा तुम किस तरह सारी जेल में आज़ाद फिरते हो। किसी से सिगरेट लेते हो, किसी से चाय और किसी से पैसे। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। जरा सा काम करते हुए तुम्हें मौत आती है। उसके बाद उनकी बैरक का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और नंबरदार को सख्त हिदायत दे दी गई कि कोई बाहर का कैदी इनसे मिलने ना आए। अब ये रोज़ का अमल था कि हमारे कुछ कैदी मुल्ला मुजफ्फर और सादक शाह के यहाँ जाया करते। उनके लिए भंग उठते, गपशप लड़ाकर शाम को वापस आते। जब उस दिन वे नहीं गए तो तकरीबन 10 बजे ये दोनों बैरक के दरवाजे पर आ धमके। नंबरदार ने जब ताला खोलने से इनकार किया तो मुल्ला मुजफ्फर ने उसे एक थप्पड़ मारकर चाबी छीन ली। उसकी टोपी हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। अगर साले चीफ से एक लफ्ज़ भी कहा ना तो चाकू मरवा दूंगा। नंबरदार खामोश खड़ा रहा। उसने कुछ कैदियों को नाम लेकर बुलाया, उन्हें अपने साथ ले गया। इसके थोड़ी देर बाद जब चीफ आया तो उसने कैदियों की गिनती की। 4 कैदी कम थे। वो नंबरदार पर बरस पड़ा। नंबरदार ने डरते डरते सारी हकीकत बयान दी। कोई बात नहीं, आ जाने दो उन सालों को, मैं देख लूँगा। शाम को जब वो वापस आए तो चीफ अपने साथ 6-7 नंबरदारों को लेकर आ धमका। उन्होंने उन कैदियों को ज़मीन पर घसीटकर जूते मारने शुरू कर दिए और एक नंबरदार से कहा, जाओ जाकर नाई बुलवाओ, इन सब सालों को गंजा करवाकर चक्की बंद करेंगे। नंबरदार दौड़ कर गया और नाई कैदी अपने उस तरह लेकर आ पहुँचे। खबर मुल्ला मुजफ्फर के पास भी पहुँच गई। पीछे पीछे वो भी आ गया। उसको देखते ही नंबरदार भाग खड़े हुए और चीफ अकेला उन्हें गालियां देता खड़े का खड़ा रह गया। मुल्ला आते ही चीफ से मुखातिब हुआ, हद होती है बेशर्मी की भी। अभी तुम्हारे साथ कल इतनी हुई है, फिर भी तुम बाज नहीं आए। क्या मिलता है तुम्हें इन गरीबों को सताकर? क्या तुम समझते हो कि हम पाकिस्तानी नहीं, हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं,
हम मुसलमान नहीं, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अगर इन्होंने कभी जुर्म किया है तो इसकी ये सज़ा काट तो रहे हैं। तुम कौन होते हो इसमें इजाफा करने वाले? क्या कहेंगे अपने दिल में ये मुसलमान अफसर इस कदर बेहया बेगैरत होते हैं? चंद पैसों की खातिर अमीर पाकिस्तानियों की मशक्क़त का बोझ हम गरीबों पर डाल देते हैं। क्या सोचेंगे ये हमारे दिल अपने दिल में कि दूसरे पाकिस्तानी कैदी भी इस कदर नामर्द हैं कि हम पर जुर्म होता है और देखकर खामोश बैठे रहते हैं? मेरे पास जो कैदी आते हैं उनकी मेरी बैरक में मशक्क़त लगी है। वो वहाँ झाड़ू पोछा करके अपनी मशक्क़त निपटाने के बाद ही मेरे पास बैठते हैं। अगर मैं उन्हें कुछ दे देता हूँ तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द होता है? और मैं कौन होता हूँ देने वाला? सब अल्लाह का दिया हुआ है, जिसे तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि या तो तुम अपनी बदली यहाँ से करवा लो या फिर अपना सलूक बदल डालो, वरना मैं किसी भी पट्टे को लगाकर चक्कू मरवा दूंगा और तुम साले भूल जाओगे कि तुम यहाँ कभी चीफ होते थे। आइंदा इनके साथ कोई हरकत करने से पहले ये बात जहन में रखना कि मुल्ला इनका मुहाफिज है। या तो तुम इनका पीछा छोड़ दो, वरना किसी दिन इस जेल में तुम्हारी लाश बहा जाएगी। चीफ बकरी की तरह खामोश खड़ा सुनता रहा। 1 महीने तक कोई हरकत नहीं हुई। उसके बाद अचानक एक रात को पता चला कि मुल्ला मुजफ्फर का चालान इस जेल से दूसरी जेल में कर दिया गया है। उस रात काफ़ी वक्त बीते अचानक ही उसे ड्योढ़ी में बुलाया गया और गारद के हवाले करके बाहर भेज दिया गया। पीछे सादक शाह और इलियास रह गए। अब इनका अमल ये था कि हर रोज़ किसी न किसी बात पर जेल अमले को तंग करते। एक शाम इन्होंने कोठरी में बंद होने से इनकार कर दिया और पिस्तौल से गोलियां चलाते हुए ड्योढ़ी पहुंच गए। आगे गार्ड ने भी जवाबी फायर खोल दिया, जिससे मजबूरन इनको अपनी अपनी कोठरियों में आकर पनाह लेनी पड़ी। लेकिन गार्ड ने इन्हें बख्शा नहीं। वे गोलियां चलाते हुए इनकी बैरक में आंखों से। ये 5 साथी, जिनमें से 3 एक कोठरी में थे और 2 एक में, कोठरी के अंदर से ही दीवार की आड़ में लेकर फायर का जवाब देने लगे। लिहाजा इन्होंने छत फाड़ कर इन पर गोलियां बरसाई। सबसे पहले इलियास मारा गया। सादक शाह ने उसकी लाश अपने ऊपर कर ली। उसका दूसरा साथी भी मर गया। अब वो इनकी लाशों के नीचे बेहिस होकर पड़ गया। जब गार्ड ने ये समझा कि 5 ख़त्म हो चुके हैं तो वो दरोगा समेत नीचे उतरी। इनकी लाशें घसीट कर बाहर निकाली गई। ऐसा करते समय सादक शाह ने हाथ खड़े कर दिए। चीफ तो उसको भी गोली मारना चाहता था, लेकिन दरोगा ने रोक लिया। सादक शाह भी हवालाती था। उसकी अनवर जेदू स्मगलर से बहुत दुश्मनी चलती थी। बोस्टर जेल लाहौर में उसने उसके भाई नुकरे को छुरी मारकर कत्ल किया था। वो अभी हवालाती था और उसके मुकदमे लाहौर अदालत में चल रहे थे। एक रोज़ सादक शाह अपनी तारीख पर अदालत गया। जब वो वापस लौट रहा था तो जेल से चंद कदम ही दूर अनवर जेदू स्मगलर पार्टी ने उसकी टैक्सी रुकवा ली और उसे घसीट कर नीचे उतार फेंका। गार्ड के सिपाही अपनी बंदूकें छोड़कर भाग खड़े हुए। सादक शाह के पैर में बेड़ियां थी और हाथ में हथकड़ी। उन्होंने उसे वहीं गिराकर स्टेन गन की गोलियों से भून डाला। जब सादक शाह के मरने की खबर मिली तो हिंदुस्तानी कैदियों के हाथों से रोटी छूट गई। बहुत दिन तक हम उसका अफसोस करते रहे। हमारे दोनों मुहाफिज हमसे जुदा हो गए थे। आज भी जब इन महान इंसानों की याद आती है तो दिल रो उठता है। उनमें से एक तो खुदा को प्यारा हो चुका था और दूसरा शायद अभी किसी जेल में शेर की तरह दहाड़ रहा होगा, मजलूमों और बेकसों का मुहाफिज बनकर। प्रोफेसर शहजाद जालंधरी। उस दिन बैरक में सोहनलाल एक पढ़े लिखे मुसलमान कैदी से बात कर रहा था। जब वो चला गया तो मैंने उससे पूछा ये कौन था, तो सोहनलाल बतलाने लगा। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में वैश्यालय और कॉल हाउसेज तथा सड़कों पर, बस स्टैंड पर शरीर बेचने वाली स्त्रियां काफ़ी अधिक संख्या में मिलती हैं। फिर भी इस देश में समलिंगी मैथुन की कुटैव शायद एशिया में सबसे अधिक है। लौंडे पालने का ये रोग पठानी इलाकों से शुरू हुआ और धीरे धीरे सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ तक कि सारे पाकिस्तान में फैल गया। 70% फौजी इसके शिकार हैं। पठानों में तो जिस खान के पास लौंडा नहीं होता उसकी कद्र ही नहीं होती। हर अमीर खान अपने लौंडे को लड़कियों से अधिक सजा कर रखता है। लंबे पट्टेदार बाल, काजल की धार वाली आंखें, यहाँ तक कि लौंडों पर कत्ल हो जाते हैं। खान अपनी बीवी को तो चाहे अकेला छोड़ दें, लेकिन लौंडे को नहीं छोड़ता। कई तो नमाज अदा करते हुए उसे दूर आंखों के सामने बैठा लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई उसे उड़ा ले जाए। इस कुटैव के कारण 25% लोग जिनसी रोगों जैसे सुजाक, आतशक आदि के शिकार हैं। लौंडों की ही रसिया
एक लाहौर के प्रोफेसर शहजाद जालंधरी थे। ये साहब एक कर्नल साहब के लड़के पर फिदा हो गए। लड़का स्कूल से निकलते देखा, दिल बेईमान हो गया। आगे बढ़कर बड़े प्यार से उसके गाल थपथपाए, उसकी तारीफ की, उसका पता पूछा और अपना बतला दिया। उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उसकी खूब खातिर की। बच्चे तो प्यार के भूखे होते ही हैं। वो बेचारा इसके अंदर छुपे शैतान को नहीं समझ सका। फिर तो रोज़ ही इनसे मुलाकात होने लगी और प्रोफेसर साहब इस फिराक में कि कैसे अपना मतलब साधें। एक बार ऐसा हुआ कि लड़का सुबह का गया, रात 10 बजे तक घर नहीं आया। फिर क्या था, लगी कर्नल साहब की जीप दौड़ने। लड़के के यार दोस्तों ने प्रोफेसर साहब का पता बतला दिया। अब जब कर्नल साहब प्रोफेसर साहब के मकान पर गए तो ना लड़का मिला और ना ही प्रोफेसर। रात 1 बजे एक 3 व्हीलर पर वे दोनों सिनेमा शो देखकर वापस लौटे तो कर्नल साहब के बटमैन ने, जो उनके घर पर ही पहरा दे रहा था, लड़के को घर चलने को कहा। लड़के ने कहा, तुम जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगा। कर्नल साहब को पता चला तो जीप लेकर वे दंदनाते जा पहुंचे। अब प्रोफेसर साहब फरमाने लगे कि बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है, मैं इसकी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, इसलिए मेरे पास आ जाता है। कर्नल साहब ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, चुपचाप लड़के को लेकर चले गए। लेकिन घर जाकर उसके 2 हाथ जमाए तो उसने सब कुछ उगल दिया। लड़के ने बतलाया कि किस प्रकार प्रोफेसर ने उसे नशावर गोलियों का आदी बना दिया था और वो उससे क्या हरकतें करते रहे। कर्नल साहब उसी वक्त लड़के को बैठाकर थाने जा पहुंचे और शहजाद साहब के खिलाफ दफ़ा 364 ताजीराते पाकिस्तान के तहत पर्चा दर्ज करवा दिया। ये दफ़ा बच्चों का अगवा करने वालों पर लगती है और इसमें मौत तक की सज़ा दी जाती है। रातों रात शहजाद साहब को हथकड़ियाँ पहनाकर घर से लाया गया और अच्छी तरह धुनाई करके हवालात में बंद कर दिया गया। और कर्नल साहब जाते हुए थानेदार को ताकीद कर गए कि शहजाद साहब के जिस्म पर सारी रात म्यूज़िक बजनी चाहिए। उन दिनों शहजाद साहब के मामा मेजर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। अगली सुबह वे थाने आ धमके। जब भांजे की बिगड़ी हुई हालत देखी तो थानेदार पर चढ़ दौड़े। कहने लगे, अदालत जो सजा दे सो दे, आप कौन होते हैं इनको मारने वाले? अब इनको हाथ लगाया तो पेटी उतरवा कर घर भिजवा दूंगा। थानेदार साहब ने शहजाद को हवालात से निकलवाया, गर्म पानी से नहलवाया, कुर्सी पर बैठाकर नाश्ता करवाया। मेजर साहब का गुस्सा कम हुआ। जाते हुए उन्होंने थानेदार से हाथ मिलाया और कह गए कि वो शहजाद साहब का पूरा ख्याल रखें। उसके जाने के 10-15 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और पूछा गया, शहजाद का क्या हाल है? थानेदार ने जवाब दे दिया, जनाब बड़े आराम से हैं, मेरे सामने कुर्सी पर बैठे सिगरेट नोश फरमा रहे हैं, कहिए तो बात करवा दूं। और दूसरी तरफ से गालियों की बौछार सुनाई दी। उल्लू के पट्टे, तुम्हारी ये मजाल कि हमारी हुक्म उदुली करो। मैंने तो रात को कहा था कि उसकी खाल खिंचवा दो और तुमने उसे कुर्सी पर बिठा रखा है। मैं अभी थाने पहुंचता हूँ और तुम्हें घर भेजता हूँ। चंद ही मिनट बाद कर्नल साहब दंदन करते हुए थाने पहुंच गए। उनके आने से पहले ही थानेदार ने शहजाद को उल्टा टंगवा दिया, जिसे देखकर कर्नल साहब बोले, अभी तुमने फ़ोन पर मुझसे क्या कहा था? थानेदार ने फरमाया, जनाब मैंने समझा इसके मामा का फ़ोन आया है, वो लाहौर के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वरना मैंने तो सारी रात इसे उल्टा ही लटका रखा था। अगर इजाज़त दें तो उतार लूँ? कर्नल साहब बोले, नहीं, इसे अभी उल्टा लटका रहने दो, मैं घर जाकर तुम्हें फ़ोन करूँगा, फिर उतार देना। अब ये कहकर कर्नल साहब चल दिए। उनके जाने के 15 मिनट बाद फिर टेलीफोन की घंटी बजी और पूछा गया, शहजाद का क्या हाल है? थानेदार ने बड़े जोश में कहा, जनाब अभी तक उल्टा लटका रखा है, 2 आदमी लगा रखे हैं धुनाई करने के लिए, कहीं तो फ़ोन उसके नज़दीक करके रंग बिरंगी आवाज़ें आपको सुनाऊं। उधर से आवाज़ दहाड़ती हुई आई, ओ खंजीर की औलाद, मैं तेरे थाने में आग लगवा दूंगा। मैंने तुझे अभी सुबह कहा था कि इसे कुछ नहीं कहना। मैं आता हूँ, तेरा दिमाग ठीक करता हूँ। थानेदार की सिट्टी पिट्टी को बेचारा माथा पकड़ कर बैठ गया। उसने शहजाद से कहा, देखो शहजाद साहब, मेरी नौकरी बचा लो, अपने मामा से कहना मुझे इन्होंने कुछ नहीं कहा, लो सिगरेट पियो और कुर्सी पर बैठो। इतनी देर में मेजर साहब भी पहुंच गए। शहजाद को कुर्सी पर बैठा देखकर उन्हें भी कुछ तसल्ली हुई। वे थानेदार से मुखातिब हुए, अभी तुमने फ़ोन पर क्या बकवास की थी? अब थानेदार बोला, झूठ बोलने वाले के मुंह में खाक हुजूर, आप शहजाद से खुद पूछ लें, मैंने तो इनको हाथ तक नहीं लगाया। मैंने सोचा वो उल्लू का पट्टा कन्नड़ बोल रहा है, इसलिए कह दिया। मेजर साहब शहजाद से मुखातिब हुए, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं मामा जान, मज़े कर रहा हूँ मैं तो आपकी दुआ से, शहजाद बोला। और मेजर ने थानेदार से हाथ मिलाया और चल दिए।
थानेदार ने उसी वक्त एक हवलदार और 2 सिपाही लगाकर शहजाद को जिला कचहरी पेश करने के लिए भेज दिया और ताकीद की कि वो इसे किसी भी कीमत पर भी थाने वापस ना लेकर आए, बल्कि जुडिशियल रिमांड लेकर जेल भिजवा दें, वरना जब तक ये यहाँ रहेगा हमारे लिए सरदर्द बना रहेगा। कर्नल इसको लटकवाने आएगा और मेजर इसको छुड़वाने आएगा। अगर इसे वापस लाना हो तो फ़ोन कर देना, मैं छुट्टी पर चला जाऊँगा। खैर, उसके बाद शहजाद मियाँ हवालाती बनकर जेल में आ गए। उन पर मुकदमा चला। लड़के के बयान बिल्कुल साफ थे। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि अपने मामा की वजह से सजाए मौत से तो बच गए, लेकिन इनको 14 साल की सख्त कैद सुनाई गई। ये बतलाकर सोहनलाल चुप हो गया। बदनसीब बंगाली अकील रहमान, ये बेचारा बदकिस्मत हिंदुस्तानी भारतीय पासपोर्ट पर पाकिस्तान आया था। पासपोर्ट 6 महीने का था, लेकिन शायद भारत लौटना इसके नसीब में नहीं था। ये लाहौर में एक सुनार के यहाँ काम करने लगा। आपनूस की तरह काला रंग, भद्दा चेहरा, लंबा चौड़ा जिस्म। पता नहीं क्या देखकर जिस दुकान पर यह काम करता था, उस सुनार की बीवी आमना बेगम इस पर आशिक हो गई। अब ये दोनों किसी न किसी बहाने सुनार को बाहर भेज देते और उनकी गैर हाजिरी में जी भर के रंग रलियाँ मनाते, लेकिन फिर भी सुनार इनकी आंखों में कांटों की तरह खटकता था। एक रात सोते हुए आमना ने अपने पति के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और अकील रहमान ने छुरी से उसका पेट चीर दिया। जब वो ठंडा पड़ गया तो आमना ने शोर मचा दिया कि कोई उसके शौहर को कत्ल कर गया है। इन्होंने बतलाया कि डाकू लोग आए थे और सेफ तोड़कर जेवर भी ले गए और सुनार को कत्ल भी कर गए। कत्ल की तफ्तीश कर रहे इंस्पेक्टर के दिमाग में ना जाने क्या बात आई कि उसने अकील रहमान को भी तफ्तीश में शामिल कर लिया। 4 हाथ पड़ते ही बोदा बंगाली सब कुछ बक गया। आमना बेगम इसकी भी उस्ताद निकली। उसने थानेदार की आगोश गर्म कर दी और वो उसे साफ बचा ले गया। कत्ल इसके सर पर आ पड़ा। आमना ने भी इससे हवालात में मुलाकात की और इसको पट्टी पढ़ाई कि वो अदालत में उसका नाम ना ले तो मुकदमे का सारा खर्च उठाएंगी और इसे साफ बरी करा लेंगी। ये उन दिनों की बात है जब बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान दंदना रहे थे और पाकिस्तानी लोग बंगालियों को सांप की तरह समझते थे। मुकदमा मार्शल लॉ अदालत में पहुंचा। आमना बेगम ने पूरा जोर लगा लिया इसे छुड़ाने के लिए, जैसा कि ये कहता था, लेकिन हकीकत बाद में खुली। आमना दरअसल इससे नहीं, गली के एक दूसरे जवान से इश्क करती थी, लेकिन उस हसीन नौजवान में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो आमना के शौहर को कत्ल कर सके। इसलिए आमना ने इसको अपनी मोहब्बत के चक्कर में फंसाकर कत्ल इसके हाथों करवाया था। जब इसे सजाए मौत हुई तो आमना अक्सर इसकी मुलाकात के लिए जेल आया करती थी। उसके साथ वो खूबसूरत नौजवान भी होता था जिसको वो अपना भाई बतलाया करती थी। आमना इस कदर खूबसूरत थी कि उस जैसा सांचे में ढला जिस्म कम ही देखने को मिलता है। गालों पर सुर्खी लिए संगमरमरी बदन, हिन्नी जैसी बड़ी बड़ी आंखें। जब वो जेल में इसकी मुलाकात के लिए आती तो सजाए मौत के कैदी उसके बेमिसाल हुस्न को खड़े के खड़े देखते रह जाते थे और हैरान होते थे कि इस बनमानुस पर यह हसीना कैसे मरमटी। वे अक्सर इससे पूछा करते, अबे साले अकील, तूने इसको फंसा कैसे लिया? तो वो बड़े चटकारे लेकर बयान करता, अम्मा यार, इस साली के शौहर में इतना दम तो था नहीं इसके बदन की आग बुझा सके। अपना सेहत देखी तो लट्टू हो गई, लगी चक्कर पर चक्कर देने। जब भी दुकान पर आती तो मौका बचाकर कभी साली आंख मार देती, कभी चुटकी काट जाती। मैं भी कब तक सब्र करता। एक दिन मियाँ इसका दुकान पर था नहीं, ये आई तो पूछने लगी वो कहाँ है। मैंने कहा अंदर वाले कमरे में। ज्यों ही ये अंदर वाले कमरे में पहुंची, मैंने साली को उठाकर चित कर दिया। 1.5 घंटा जमकर वो रगड़ाई की कि इसको अगली पिछली भूल गई। बस तब से ये हमारी गुलाम बन गई। क्या है साला, फांसी पर चढ़ गए तो कोई बात नहीं, जीते जीते जन्नत का मज़ा ले ही लिया। देखते नहीं, साली एकदम हूण है, हूण। लेकिन उस बेचारे को क्या इल्म था कि हकीकत क्या है। एक दिन मैं तारीख पर गया हुआ था। शाम को जब वापस आया तो बंगाली ने मुझे इशारे से बुलाया। उसकी कोठरी रास्ते में ही पड़ती थी। वो बोला, पंडित, ये मेरा 200 रुपया रख लो, मुझे आज फांसी मिलनी है। अगर बच गया तो तुमसे ले लूँगा, वरना तुम्हारे काम आ जाएंगे। मैंने रुपए तो पकड़ लिए, लेकिन दिल में सोचने लगा, हे भगवान, आज तो इसको बचा ले। कहीं साला फांसी चढ़ते हुए ये ना सोचे कि पंडित ने दुआ मांगी होगी कि ये फांसी चढ़ जाए और ये 200 रुपये मेरे काम आ जाए। ये सोचता हुआ मैं बड़ी रात तक जागता रहा कि करिश्मा हो गया। आधी रात को ही जेल दफ्तर से परवाना आया कि उसकी फांसी की सज़ा चंद दिन के लिए रोक दी गई है। वो हिंदुस्तानी था
और भारतीय राजदूत को बतलाए बगैर पाकिस्तानी हुकूमत उसे फांसी नहीं लगा सकती थी। अगले रोज़ पता चला कि जल्लाद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और इसकी फांसी मुलतवी करनी पड़ी। अगले रोज़ आमना बेगम उसकी मुलाकात के लिए आई और बतलाया, मैं तुम्हारी जान माफ़ी के लिए सदर याह खां के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। इस पर उसने दूसरे सजाए मौत के कैदियों से मदद मांगी। जो 200 रुपये इसने मुझे दिए थे मैंने इसे लौटा दिए। बैरक के कैदियों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी मदद की और इसने तकरीबन 1,500 रुपया इकट्ठा कर लिया और आमना अपने मुंह बोले भाई को लेकर चलती बनी। वो ये कहकर गई थी कि रावलपिंडी जा रही है, जाते ही इसे खत लिखेगी और अगर सदर इसकी जान माफ़ी के लिए मांग गया तो तार देकर खबर करेगी। लेकिन 4 दिन बीत गए, ना तो आमना की कोई चिट्ठी आई और ना ही कोई तार। 5वें दिन सुबह फिर जेल दफ्तर से हुक्म आ गया कि इसे आज रात फांसी दे दी जाए। वो बेचारा एड़ियाँ उठा उठा कर आमना का रास्ता देख रहा था। मैंने इससे कहा, लगता है आमना तुम्हें धोखा दे गई। तुम किसी पाकिस्तानी कैदी के किसी मुलाकाती द्वारा उसके घर से पता तो लगवाओ कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। मुझे लगता है उसके साथ उसका मुंह बोला भाई नहीं बल्कि उसका यार आया था और वो हम सबको बेवकूफ़ बनाकर पैसा इकट्ठा करके ले गई। नहीं पंडित, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे कैदियों ने मेरी बात की तायद की। उनको भी आमना के चलन पर शक है। लिहाजा जब सजाए मौत के मोहम्मद का भाई उसकी मुलाकात के लिए आया तो उसे आमना के ठिकाने पर दौड़ाया गया। उसने आकर जो खबर सुनाई, अकील के होश उड़ गए। उसने बतलाया कि आमना कहीं नहीं गई थी, लाहौर में ही है और अपने यार उर्फ मुँह बोले भाई के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये सुनकर अकील अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। लगा आमना का नाम लेकर उसे गालियाँ बकने। एक भयानक हकीकत उसके सामने थी, लेकिन यह हकीकत जब खुली तभी मौत उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। वो कभी पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगता और कभी ठाके लगाने लगता, कभी हवा में मुक्के लहराता हुआ गालियाँ बकने लगता। शाम के 6 बजे जब गिनती बंद हो गई तो उसकी कोठरी से रात 3 बजे तक उसकी चीखें, उसकी गालियाँ और कुड़लाने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आमना आमना कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन आमना उससे दूर अपने नए आशिक की गोद में अपने शौहर को मारकर, अपने एक यार को फांसी चढ़ाकर दूसरे यार से रंगरलियाँ मना रही थी। रात 4 बजे उस चीखते कुड़लाते को गारद मौत के कुएं में घसीट कर ले गई। फट्टा खींचे जाने तक उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। सुबह उस गरीब की लाश लेने को भी आमना नहीं आई। जब उसके पास संदेशा भिजवाया गया तो वो संदेशा देने वाले पर बरस पड़ी। वो मेरा कौन होता है जो मैं उसकी लाश को दफनाऊं? वो मेरे शौहर का कातिल है, उसने अपने किए की सज़ा पाई है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। लिहाजा जेल के अमले ने सरकारी खर्चे पर लाश को दफनाया। सच कहते हैं, औरत के चरित्र को और इंसान की किस्मत को देवता भी नहीं जान सकते। आदमी तो चीज़ ही क्या है। जब खूबसूरत औरत किसी बदसूरत इंसान पर मेहरबान होती है तो उसका कोई ना कोई स्वाद छुपा होता है। वो उसे कठपुतली की तरह नचाती है, बुरे से बुरा काम करवाती है और जब वो मुसीबत में फंस जाता है तो उसका साथ छोड़ देती है। ड्राइवर मोहम्मद आज़म। इन्हीं दिनों कोट लखपत जेल की फांसी की कोठरियों में ड्राइवर मोहम्मद आज़म सजाए मौत का कैदी बनकर आया। ये फ़ौज में सिपाही था। लाहौर छावनी के एक मेजर का ड्राइवर था। मेजर साहब की बेगम के उनके बटमैन के साथ गलत का ताल्लुकात थे। इस बात का इल्म मोहम्मद आज़म को भी था, लेकिन उसने अपनी ज़बान बंद रखी, ये सोचकर कि मेजर साहब इसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे और बेगम उल्टा कोई ना कोई इल्ज़ाम धरकर उसे मुसीबत में फंसा देंगे। एक रात वह तकरीबन 12 बजे नशे में धुत मेजर को क्लब ले से लाया। मेजर साहब ने उस रात उसे वहीं ठहर जाने को कहा। वो वहीं सो गया। रात 2 बजे उसने एक साया बटमैन की कोठरी की तरफ जाते देखा। वो अंधेरे में भी पहचान गया कि वो मेजर की बेगम थी। उसके आधा घंटे बाद मेजर की आंख खुल गई। उन्होंने बेगम को इधर उधर तलाश किया और किसी शक के में मुब्तला होकर बंदूक निकाल लाए। फिर आज़म ने मेजर को दबे पांव बटमैन की कोठरी की तरफ जाते देखा। गुस्से में उन्होंने दरवाजे पर लात मारी। दरवाज़ा भड़ाक से खुला। बेगम और बटमैन उस वक्त एक दूसरे की बाहों में मधोश पड़े हुए थे, जिस्म पर कोई कपड़ा तक ना था। बेगम ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि नशे में धुत मेजर इतनी जल्दी जाग जाएगा। दोनों थर थर कांपने लगे। मेजर ने गुस्से के जुनून में एक साथ 3 गोलियां बटमैन के जिस्म में उतार दी। अचानक उसे होश आया कि वो क्या कर बैठा है। बटमैन अभी मरा नहीं था, उसकी नब्ज़ चल रही थी। कत्ल से बचने के लिए मेजर ने ड्राइवर को आवाज़ लगाई
और बटमैन को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर फ़ौरन अस्पताल चलने को कहा। ड्राइवर आज़म ने बटमैन की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगते हुए फ़ौरन गाड़ी तेज़ रफ्तार से अस्पताल की तरफ बढ़ा दी। मेजर उसके साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी अस्पताल पहुंची। जो ही वो उसे उतारने लगे तो देखा कि बटमैन दम तोड़ चुका था। मेजर साहब का रंग उड़ गया। ड्राइवर से बोले, अब कत्ल तो मुझसे हो ही गया है, क्यों ना लाश ले जाकर थाने में पेश हो जाऊं। हो सकता है अदालत हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे माफ़ कर दे, वरना इस कत्ल से भागकर तो मैं अपने जुर्म में और इजाफा कर लूँगा। बेहतर जनाब, कहते हुए ड्राइवर आज़म ने गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा दी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मेजर साहब ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं थानेदार से बात करता हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद 2 सिपाहियों सहित वो थानेदार के साथ बाहर आया। सिपाहियों ने लाश उतरवाई और थानेदार ड्राइवर आज़म से बोला, तुम अंदर आओ, तुम्हारे बयान लेने हैं। और मेजर से कहा, आप बेगम साहब को लेकर यहाँ पहुँच जाएं, तब तक मैं इसके बयान लिखता हूँ। गरीब पठान आज़म को क्या इल्म था कि किस्मत उसके साथ क्या गुल खिलाने जा रही है। मेजर गाड़ी लेकर कोठी की तरफ चला गया और आज़म थानेदार समेत अंदर आ गया। अंदर आते ही थानेदार ने उससे कहा, हो बेवकूफ़, ये तुमने क्या जुल्म किया। जरा सी तकरार पर तुमने अपने ही फौजी भाई को गोली मार दी। ये सुनते ही आज़म के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो बोला, खुदा की पनाह थानेदार साहब, आप ये क्या फरमा रहे हैं। मेरी तो इससे कोई तकरार नहीं हुई थी। इसको गोली तो मेजर साहब ने मारी, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी बीवी के साथ ऐश करते पकड़ लिया था। सुअर के बच्चे, बकवास बंद करो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ऑफिसर की पगड़ी उछालते हुए। अगर उसने कत्ल किया होता तो तुम्हारे जैसे चश्मदीद गवाह को भी जिंदा ना छोड़ता और ना ही लाश लेकर थाने में खुद हाजिर होता। अभी उसकी बेगम आ जाती हैं, सब मामला साफ हो जाएगा, थानेदार ने कहा। बेकसूर आज़म की तो रोते रोते हिचकियाँ बंध गई। उसने गिड़गिड़ा कर दलीलें दी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसको धक्के मारकर हवालात में बंद कर दिया गया। चंद मिनट बाद ही मेजर अपनी बेगम को साथ लेकर आया। रास्ते में उसने बेगम को पढ़ा दिया कि उसे क्या कहना है। बेगम ने अपना बयान यूँ लिखवाया, बटमैन सादक और ड्राइवर आज़म तकरीबन 1 साल से हमारे साथ हैं। सादक सुन्नी मुसलमान था और आज़म शिया पठान। इन दोनों को बहुत बार झाड़ा भी, लेकिन ये झगड़ा करने से बाज नहीं आते थे। आज भी दोपहर को बटमैन ने इसके वो मजाक में कहा, मुहर्रम नज़दीक आ रहा है, तुम्हारे स्यापा करने के दिन आ गए हैं। इस पर आज़म ने उसे गाली देकर कहा, खामोश खंजील की औलाद, वरना साले सीने में गोली उतार दूंगा और तुम्हारी माँ बहन स्यापा करती फिरेंगी। इस पर सर ये दोनों गुत्थम गुत्था भी हो गए। मैंने इनको झाड़कर एक दूसरे से अलग किया। ये एक दूसरे को मार देने की धमकियाँ दे रहे थे, पर मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आज़म अपनी धमकी को अमली जामना पहना देगा। आज रात जब मेजर साहब को लेकर आज़म आया तो बटमैन उस वक्त फिल्म देखने गया हुआ था, इसलिए मेजर साहब ने आज़म को बाहर वाले कमरे में आराम करने के लिए कहा और घर की हिफाजत के लिए बंदूक भी दे दी। इसके बाद तो सर हम सो गए। रात तकरीबन 2:30 हमने एक साथ 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी और बटमैन की चीख भी। मैं और मेजर साहब दौड़कर बाहर आए तो देखा कि बटमैन अपने बिस्तर पर छटपटा रहा था और आज़म गुस्से से उस पर बंदूक ताने खड़ा था। हमारे देखते देखते इसने उसको एक गोली और मार दी जो उसकी बाजू पर लगी। इस पर मेजर साहब ने दौड़कर इसकी बंदूक छीन ली। बटमैन में अभी जान बाकी थी। मेजर साहब ने उसे गाड़ी में डलवाया और अस्पताल ले गए, लेकिन अभी अभी मेजर साहब ने मुझे जाकर बतलाया कि बटमैन ने अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ दिया है और मुझे अपना बयान दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन चलना है। लिहाजा मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन आकर आपको अपना बयान दे रही हूँ। मैंने जो कुछ लिखवाया है इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। इसके बाद थानेदार ने मेजर साहब का बयान रिकॉर्ड किया, फिर आज़म को अपना बयान देने को कहा। उस गरीब ने रोते रोते हकीकत बयान कर दी, लेकिन थानेदार ने उसके बयान पर यकीन न करते हुए उसके खिलाफ ज़ेरे दफ़ा 302 में कत्ल के इल्ज़ाम का पर्चा दर्ज कर दिया। उसका मुकदमा मार्शल लॉ की अदालत में चला, जहां मेजर और उसकी बेगम के बयानों के सामने उसकी कोई दलील नहीं सुनी गई और 3 महीने के अंदर अंदर सजाए मौत देकर कोट लखपत जेल लाहौर भेज दिया गया। उसने सदर के यहाँ रहम की अपील की थी, वो भी खारिज हो गई। उसके आने के 20 दिन के अंदर अंदर उसके फांसी लगने का हुक्म आ गया। वो बेवा माँ का इकलौता बेटा था। उसकी गरीब माँ रोती कुड़लाती सदर के यहाँ गई। सदर ने उसको एक लड्डू देकर कहा, ले माँ अपना मुंह मीठा कर,
मैंने तुम्हारे बेटे की सजाए मौत माफ़ कर दी है और जेल वालों को भी हुक्म भेज दिया है वो उसे फांसी ना लगाए। तुम्हारा वहाँ पहुँचने से पहले ही मेरा तार वहाँ पहुँच गया होगा। जाओ, जाकर आराम करो, कल तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। लेकिन कोट लखपत जेल से इस किस्म का कोई तार नहीं पहुँचा। अगली सुबह जब माँ खुश खुश अपने बेटे को लेने आई तो जेल वालों ने उसकी लाश उसके हवाले कर दी, जिसे देखकर बुढ़िया बेहोश हो गई और फिर कभी नहीं उठी। उस दिन जेल की ड्योढ़ी से एक साथ 2 जनाजे निकले। इस तरह के ना जाने कितने ही जनाजे पाकिस्तानी अवाम के मार्शल लॉ के हाथों निकले। लेकिन अफसोस, ये कौम बरसों से मार्शल लॉ का बोझ अपने मासूम कंधों पर उठाए हुए है। एक ही मसीहा उठा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसको भी फ़ौज ने फांसी पर चढ़ा दिया। अब लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का हमेशा हमेशा के लिए गला घोट दिया गया है। जिस कौम के मुहाफिज फ़ौज को भेड़ों की तरह अपने ही लोगों का खून पीने की आदत पड़ जाए, उसे जुल्म सितम से कोई भारी ताकत तो चाहे बचा ले, वहाँ वो कौम अपने आप को उससे निजात नहीं पा सकती। वार्डन रफ़ीक शाह। कोट लखपत जेल की फांसी के कोठरियों का इंचार्ज वार्डन रफ़ीक शाह था। हर आने वाले सजाए मौत के कैदी की जेब और टीनों पर उसकी खास निगाहें होती थी। रिश्वत में उसे 50 पैसे भी मिल जाते तो नहीं छोड़ता था। उसने घर में 2 भैंसें पाल रखी थीं जो जेल की रोटियों और चनों पर पलती थीं। वो कैदियों को इस बात पर मजबूर करता कि कम से कम एक एक रोटी फालतू लें और शाम को इकट्ठी करके उसे दे दें। तकरीबन 80 कैदियों से दोनों वक्त 160 रोटियां उसे मिल जाती थीं। 2 रोटियों का वज़न तकरीबन 6.5 छटांग होता था। इस तरह हर रोज़ रफ़ीक शाह की भैंसों के लिए फांसी पहरे से तकरीबन 50 किलो रोटियां और 10 किलो चने जाया करते थे। कुछ लोग यहाँ तक कहते थे कि रफ़ीक शाह के घर रोटी नहीं पकती, बल्कि उसका परिवार भी जेल की रोटियों पर पलता है। इसके अलावा गुड़, सरसों का तेल और साबुन जो कैदियों को जेल की तरफ से मिलता था, वो भी कैदी रफ़ीक शाह की भेंट चढ़ा दिया करते। अमीर कैदी तो अपनी मुलाकात में आने वाले सामान में से फल, मिठाई, देशी घी, खुशबूदार साबुन और नकद पैसे भी दिया करते। कैदियों की अपनी अपनी कमज़ोरियाँ होती थी। कोई चरस का शौकीन था तो कोई अफ़ीम का, किसी को शराब का चस्का था तो किसी को औरत का। और रफ़ीक शाह तकरीबन कुछ ना कुछ ले देकर सबके शौक़ पूरे कर दिया करता था। हैरत तो इस बात की होती थी कि लोग मौत के मुंह में बैठकर भी गुनाहों से तौबा नहीं करते थे। कई बार फांसी पहरे में कैदियों के रिश्तेदार बनकर बाजारू औरतें आती। रफ़ीक शाह को इसका पूरा इल्म था। पाकिस्तान में पर्दे का बहुत अदब किया जाता है, इसलिए जब कोई बुर्कापोश औरत मुलाकात के लिए आती तो दूसरे कैदी वहाँ जाने से गुरेज करता था। किसी के ख्वाब में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि सजाए मौत के कैदी से तखलिया में मुलाकात करने वाली औरत उसकी रिश्तेदार ना होकर तिब्बी बाज़ार या रंग महल या शाही मोहल्ला या गुलबर्ग के इलाके की ऊंचे दर्जे की तवायफ है। वह कैदी के पास तकरीबन 2-3 घंटे टहल कर चली जाती। हाँ, कैदी भी खुश, रफ़ीक शाह भी खुश, और सबसे ज़्यादा खुशी तो अल्लाह मियाँ को होती, जो आसमान पर बैठा देख देख कर खुश होता होगा कि मौत के मुंह में बैठकर भी ना खौफे खुदा है ना खौफे कज़ा। लेकिन जब वह चलन आम हो गया तो कैदी एक दूसरे के रिश्तेदारों को भी शक की निगाहों से देखने लगे। कई बार तो आवाज़ें कसी जाने लगी। इस पर जेल के अंदर ही खून खराबे की नौबत आ पहुँचती। एक बार फांसी पहरे में यह हैवानियत का नंगा नाच जारी था कि किसी दिलजले ने ऑफिसर को शिकायत कर दी। फ़ौरन ही छापा पड़ा और कोट लखपत जेल डिप्टी दरोगा ख्वाजा साहब ने एक कैदी को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुसीबत रफ़ीक शाह की भी आ गई, लेकिन वो ये कहकर साफ बरी हो गया, जनाब इसमें मेरा क्या कसूर है। आप लोग जिस मुलाकाती को अंदर भेजते हैं, मेरा काम उसे कैदी के कोठरी तक पहुंचाना है। ख़वातीन के मामले में पर्दे का अदब तो करना ही पड़ता है। अब ये किसी औरत के बुर्के पर तो लिखा नहीं होता कि उसका कैदी से वो रिश्ता नहीं है जो उसने लिखवाया है। हम उनका चेहरा तक तो देख नहीं सकते, इस्लाम में इसकी मनाही है, और ना ही हम उनको इस बात के लिए मजबूर कर सकते हैं कि वो हमें अपना चेहरा दिखाएं और हमारी मौजूदगी में ही अपने रिश्तेदार से मुलाकात करें। फिर एक वक्त में 20 मुलाकाती औरतें एक साथ फांसी पहरे में आती हैं। हम किस किस की कोठरी में ताक झांक करते फिरें कि कौन क्या करता है। हम तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि सजाए मौत के कैदी होकर भी ये इस किस्म की नापाक हरकत को जेल की कोठरियों में सरअंजाम देंगे। मेरी जगह आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे जनाब, और ना ही खुद दरोगा साहब। डिप्टी दरोगा झुंझला कर रह गया।
हकीकत में ही हालात के पेश नज़र रफ़ीक शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसके बाद भी ये धंधा जारी रहा। हाँ, इतना ज़रूरी हुआ कि पहले से कुछ एहतियात बरती जाने लगी। जिन लोगों को फांसी दी जाती, सुबह ही उनके कीमती कपड़े, जर्सी, स्वेटर, मफलर, दूसरे सामानों को रफ़ीक शाह गायब करवा देता। जिनके आदमी को फांसी लगी होती, वो बेचारे कैदी की लाश हासिल करते या सामान की फिक्र। अब कोई मालदार आसामी सजाए मौत पाकर आए तो रफ़ीक शाह की लालची नज़र ये कह रही होती, बच्चा चढ़ जाए जल्दी फांसी, क्योंकि जिस दिन तू फांसी पाएगा अल्लाह के फजल से ये तेरा सारा सामान मेरे घर जाएगा। मगर वो बेचारा भी क्या करता। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जिन दिनों मैंने पाकिस्तान जाना शुरू किया था उन दिनों पाकिस्तान में खाना बहुत सस्ता था। एक आम ढाबे में 4 आने में पेट भर जाता था। दो आने यानी 12 पैसे में एक बड़ी नान मिलती थी, जिसका वज़न 3 छटांग यानी 150 ग्राम होता था, और साथ में खुश्क माश की दाल। साधारण मनुष्य 2-3 रोटियों से अधिक नहीं खा पाता था। अनारकली में एक शख्स भैंस के दूध की लस्सी का घड़ा लेकर बैठता था। उसके पास मक्की और बाजरे की रोटियां होती थी और साथ में मक्खन। वो आधा छटांग मक्खन और एक रोटी के 8 आने लेता था। लस्सी जितनी आप पी सके। सड़कों के किनारे परात में बना बनाया हलवा 3 रुपये सेर बिकता था। इसमें पिस्ता और बादाम पड़ा होता था और उसकी खुशबू राह चलते राही को बरबस अपनी ओर खींच लिया करती। खालिस संतरे और किनों के जूस से बनी शीज़ान की बोतल 8 आने में मिलती थी। बादाम की गिरी 10 रुपये सेर थी। संतरे और माल्टे से एक नया फल किनो तैयार किया गया था, जो 1 रुपये में 20 बिका करते। रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ फल खाते रहो और सेहत बनाते रहो। चाय का कप 2 आने में। इसी हिसाब से वेतन होते थे। पुलिस के सिपाही को 70 रुपये महीना मिलते थे। उस समय भारतीय पुलिस सिपाही को 255 रुपये मिला करते थे। भारत का थानेदार 700 रुपये वेतन पाकर भी टूटी साइकिल पर चला करता था, जबकि पाकिस्तानी थानेदार 350 रुपये लेकर भी कार से घर में आता था और कार में ही घर जाता था। क्या मजा टैक्सी वाले की वह किराया मांग ले। लड़के लड़कियों में फैशन शहरों तक ही सीमित था, गांव अभी इससे बचे हुए थे। उन दिनों चुस्त कपड़ों का रिवाज था, लाहौर में जिसे टेडी फैशन कहते थे। पाकिस्तान में अक्सर दैनिक जीवन की ज़रूरत का सामान बाहर से आता है, यहाँ तक कि सुइयाँ भी विदेशी होती हैं। विदेशी घड़ियाँ, टीवी, कैमरे बहुत सस्ते मिलते थे। भारत में सोना उस समय 200 रुपये तौला था, जबकि पाकिस्तान में 90 रुपये तौला। अरब मुल्कों का सोना यहाँ से स्मगल होकर भारत पहुँचता। विदेशियों का हर समय पाकिस्तान में झमघट सा लगा रहता। हज़ारों की तादाद में विदेशी पैदल सफ़र करते हुए पाकिस्तान की सड़कों पर दिखाई देते। चीनी सामान, चीनी साहित्य की बाज़ारों में भरमार थी। मिलों, कारखानों में यूनियन बहुत उभर रही थी। दिशाहीन लोगों को दिशा मिल गई थी। लोग अयूब शाही के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। पाकिस्तान में पहली बार सही मायनों में एक सही विरोधी पार्टी का गठन हुआ था। पाकिस्तान के चारों सूबों में इसका पूरा प्रभाव था। पाकिस्तान के सभी अखबार, इमरोज़, नवाए वक्त, डॉन इसकी पीठ पर थे, इसलिए प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया था। लोग लाखों की तादाद में धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी में भर्ती हो रहे थे। कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना से भी बढ़कर अगर किसी शख्स को पाकिस्तानियों ने प्यार दिया तो वो ये थे, कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जहाँ भी वह भुट्टो की एक झलक पाने के लिए जाते, लाखों का हुजूम जुट जाता। लोग उनके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार थे। लोगों को चौराहे पर कोड़े लगाए जाते। पीपुल्स पार्टी के कारकुनों को थाने में बुलवाकर बेतहाशा पीटा जाता। उनकी औरत की बेहुरमती की जाती। उन पर झूठे मुकदमे बनाए जाते। लेकिन उस उमड़ते सैलाब को रोकना लड़खड़ाते अयूब शाही के बस की बात नहीं थी। रोज़ किसी न किसी शहर में बम के धमाके होते। सरकारी इमारतें आग की नज़र कर दी जाती। पीपुल्स पार्टी ने ये सोच लिया था कि अगर इसके लिए उन्हें गुरिल्ला जंग भी लड़नी पड़ी तो वो लड़ेंगे। आधी आधी रात तक छुप कर मजलिसें होती, जिसमें भाग लेने वाले अधिकतर कॉलेज के नौजवान होते। उस कच्चे खून में भुट्टो सामने वो ज्वार भर दिया था जिसे ना तो कोई अयूब शाही दबा सकी थी और ना ही कोई यहा खान। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि भुट्टो साहब ज़रूरत से अधिक सादा दिल और लापरवाह साबित हुए और जिया उल हक द्वारा उनका तख्ता उलट दिया गया।
उनके खिलाफ 1972 और 73 में जो पहली बगावत हुई और षड्यंत्र रचा गया था, उसमें 127 पाकिस्तानी फौजी अफसर कैद हुए थे। उससे वो ज़रा भी सावधान नहीं हुए। कैसे भुट्टो को फांसी पर लटकना पड़ा और जिया उल हक कैसे सत्ता में आए, इस पर आगे के पृष्ठों में प्रकाश डालूंगा। हर पाकिस्तानी दूसरे पर यह जाहिर करना चाहता है कि वह और उसका परिवार गोश्त के साथ रोटी खाता है, चाहे सब्जी में सिर्फ एक ही बोटी क्यों न डाली जाए, गोश्त ज़रूर होगा। दाल खाना गरीबी की निशानी मानी जाती है। बहुतों ने मज़हब बदल लिया है, लेकिन उनके लहू से हिंदुस्तानी संस्कार नहीं गए। बसंत पर पतंग उड़ाए जाते हैं। शब महाराज को जिस रात हज़रत मोहम्मद साहिब अल्लाह की बारगाह में पहुँचे थे और जिस दिन उनका निकाह हुआ था, दोनों रोज़ पाकिस्तान के तमाम शहरों में दिवाली जैसी रौनक होती है। रोशनी की जाती है, पटाखे चलाए जाते हैं। शादी के वक्त उसी तरह मेहंदी रचती है, गीत गाए जाते हैं, दहेज लिया दिया जाता है। लड़की विदा होते रोती है, डोली पर पैसे लुटाए जाते हैं, पटाखे छूटते हैं। इंसान के मरने पर भी सिवाय जलाने और दफनाने के और कोई फ़र्क नहीं। उसी तरह जैसे भारत में होता है, मरने वाले की रूहों की निजात यानी कि आत्मा की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की जाती है। यहाँ खाने वाले पंडित हैं तो वहाँ मौलवी, लेकिन रस्म अदाई वही। ये देखकर कानों में गूंज उठते हैं 1965 में कहे गए हमारे मंत्री जनाब मोहम्मद करीम भाई छागला के वो अल्फाज, बड़े संगीर यानी कि महाद्वीप हिंदो पाक में बसने वाले सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। उनकी रगों में हिंदू खून बहता है। मज़हब का लेबल बदलने से खून के रिश्ते टूटा नहीं करते। फिर सोचने लगता है कि अगर ये सब सही है जैसा कि आंखें देखती हैं, तो फिर वह कौन है जो हमारे बीच नफ़रत की दीवारें खड़ी करता है। लोग हिंदुस्तानी रेडियो से बजने वाले फरमाइशी गाने बड़े चाव से सुनते हैं। आज भी उर्दू मजलिस का प्रोग्राम सुनते हुए या रफ़ी का नगमा सुनते ही वे जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हैं। लता के गीत वहाँ बच्चे बच्चे मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं, और इधर हम हिंदुस्तानी भी नूरजहाँ और मेहंदी हसन की गज़लों पर पागल हो जाते हैं। फैज़ अहमद फैज़ को शौक़ से पढ़ते हैं और गुनगुनाते हैं। जनाब जोश मलिहाबादी जो बड़े जोश में भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे, आज पछताते हैं और अपने कलाम में वे संदेश सुनाते हैं दोनों कौमों के नाम। आओ नफ़रत की तलवारें तोड़कर गले मिल जाएं और दोनों एक दूसरे से पूछें, कौन दुश्मन है जिसने हम में नफ़रत बोई है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए छटपटाते हैं, जज्बात में खींची हुई सीमाओं की दीवार गिराना चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ के कौमी रहनुमा ऐसा करते हुए घबराते हैं। अगर हम एक हो गए तो उनकी रहनुमाई कहाँ जाएगी, और फिर हम लड़ेंगे नहीं तो विदेशी ताकत अपने हथियार किसे बेचेंगी। पाकिस्तान ने फ्रांस के बने मिराज खरीदे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्लामाबाद में अणु तोड़ा गया। अमेरिका से लाखों की लागत का भारी पानी, यूरेनियम और प्लूटोनियम मंगाया गया। क्या ये सब इस छोटे मुल्क की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा? किंतु तथा कथित राष्ट्रीय सम्मान और दुश्मन से बचाव के लिए दोनों देश ऐसा करते हैं। पाकिस्तान में कोई खास तामीरी काम नहीं हुआ था, यानी कि रचनात्मक काम नहीं हुआ था। लाहौर का डीएवी कॉलेज और स्कूल इस्लामिया स्कूल बना दिए गए थे। दयाल सिंह कॉलेज और लाइब्रेरी अपनी जगह कायम है। लाहौर का गुलाब देवी अस्पताल बखूबी काम कर रहा है। गांवों का हाल बहुत बुरा है, बिजली नहीं पहुंची है। पाकिस्तान हुक्मरानों का इस और ध्यान भी नहीं है। उनकी भरसक कोशिश और खर्चे तो यही हैं कि किस तरह आवाम को भारत के खिलाफ भड़काया जाए। उनका ध्यान हुकूमत की अंधेर गर्दी से हटाकर भारत की तरफ उलझाया जाए। जब भी अपनी हुकूमत खतरे में पाते हैं, कश्मीर पाकिस्तान का है का नारा लगाते हैं। यही अयूब ने किया, यही याहा खान ने, और शायद हर शासक ऐसा ही करता चला जाएगा। सन 1965 की जंग लड़कर दोनों तरफ के लोग पछताए हैं, लेकिन नफ़रत को भरने नहीं दिया जाता है, उसे और बढ़ाया जाता है। हर साल 6 सितंबर को बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तानी झंडे को खून में डुबोकर फहराया जाता है। हिंदुस्तान का भेड़िया आया कि गुहारें मचाकर वहाँ का हर डिक्टेटर, हर मुल्ला जनता को बेवकूफ़ बनाता है और खुद मलाई मक्खन उड़ाता है। यही कारण है कि वहाँ के शासक राष्ट्र निर्माण की बातें कम और इस्लाम के पुनर्जागरण की बातें ज़्यादा बोलते हैं। खुद 21वीं सदी में रहकर जनता को 16वीं सदी से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते।
बांग्लादेश में उथल पुथल। दिन रात हड़तालों और मुजाहरों से तंग आकर याहा खान को पाकिस्तान में आम चुनाव कराने पड़े। उस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान में भुट्टो साहब की पीपुल्स पार्टी और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी का जोर था। इनके अलावा एयर मार्शल असगर खान, मौलाना मौदूदी की जमीयत इस्लामी आदि दूसरी पार्टियां भी थीं, लेकिन इनकी ताकत नहीं के बराबर थी। असली जोर तो भुट्टो और शेख साहब की पार्टी का ही था। याहा खान चुनाव तो करा बैठा, पर हुकूमत नहीं छोड़ना चाहता था। लिहाजा उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अवामी लीग और पीपुल्स पार्टी किसी तरह मिलकर हुकूमत न बना सके। भुट्टो साहब ने तो एक बार अपनी स्पीच में मुजीब को मुखातिब करते हुए कहा था, उधर तुम इधर हम, जिस पर याहा खान के चेले चपाटों ने भुट्टो के खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करवा दिए। इस पर भुट्टो की बहुत बदनामी हुई और पाकिस्तान को दो भाग करके खुद एक हिस्से पर राज करना चाहता है। इधर शेख मुजीबुर रहमान ने, जो बंग बंधु के नाम से मशहूर थे, हुकूमत साजी के लिए 7 सूत्री प्रोग्राम रखा, क्योंकि वो बरसों से देख रहे थे कि किस तरह बंगालियों को पाकिस्तान में दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है और किस तरह पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों का खून चूस चूस कर अमीर हो रहे हैं। जबकि स्थिति ये थी कि पाकिस्तान को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा में 70% हिस्सा पूर्वी बंगाल का होता था। चाय, पटसन और कुदरती गैस जैसी चीज़ों का वह घर था। ये सब विदेशी मंडियों में बिकती और उसकी कमाई पर ऐश करता था पश्चिम पाकिस्तान। पूर्वी बंगाल के बंगाली अधिक गरीबी में ही दिन बिता रहे थे। पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को उसके हुकूमत करने के कानूनी हक से वंचित करने के लिए याहा खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने षड्यंत्र रचा, जिसके अंतर्गत मुजीबुर रहमान की 7 सूत्री योजना पर बातचीत करने के लिए याहा खान पूर्वी पाकिस्तान गए। शेख मुजीब को भनक भी नहीं लगी कि उनके साथ ऐसा नाटक खेला जा रहा है। लिहाजा शेख मुजीबुर रहमान के घर हमला हुआ, फौजी हमला, जिसमें उनके बेशतर लोग मारे गए और शेख मुजीब को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तानी फ़ौज की इस हरकत पर बंगालियों का खून खौल उठा। सारे पाकिस्तान में उथल पुथल मच गई, जगह जगह प्रदर्शन और हड़तालें होने लगी। इस बात पर पाकिस्तानी फ़ौज ने बौखला कर निहत्थे बंगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। विशेष तौर पर हिंदू बंगाली चुन चुन कर मारे गए। पाकिस्तानी फ़ौज ने ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर टैंक और तोपें चढ़ा दी और बर्बरता का वो नंगा नाच दिखाया कि इंसानियत थर्रा उठी। लड़कियों के कॉलेज के हॉस्टल में घुसकर सामूहिक बलात्कार किए गए। कुछ मासूम लड़कियां तो इस वहशाना हरकत की ताब न लाकर दम तोड़ गईं और बाकी के इन लोगों ने संगीनों की नोक से जिस्म छेद दिए, स्तन काट डाले, यहाँ तक कि उन्होंने 10 साल की बच्चियों तक को नहीं बख्शा। अब बंगालियों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो हमेशा हमेशा के लिए गले में गुलामी की जंजीरें पहनकर पश्चिमी पाकिस्तान के तलवे चाटते, या फिर जुल्म के खिलाफ सर पर कफन बांधकर जंग के मैदान में उतरते। वे भारतीय सीमा में शरणार्थी बनकर पहुंच गए। पूर्वी बंगाल में तो वे पाकिस्तानी फ़ौज के मुकाबले टिक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने शिवाजी के छापामार युद्ध का तरीका अपनाया। पाकिस्तानी फ़ौजें बांग्लादेश के भौगोलिक हालात से वाकिफ़ नहीं थी, इसलिए उनको पता नहीं चलता था कि बंगाली लोग कब कहाँ से अचानक उनके फ़ौजी दस्तों पर घात लगाकर टूट पड़ते और पल भर में उनको तहस नहस करके 9-2-11 हो जाते। पूर्वी पाकिस्तान की पुलिस में भी बगावत फैल गई थी। पुलिस की राइफलें, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स की बंदूकें पाकिस्तानी फ़ौजों पर ही आंख बसाने लगी। उधर पाकिस्तान की बदकिस्मती की 2 कश्मीरी मुसलमान, मोहम्मद अशरफ और हाशिम कुरैशी, जो कि कश्मीर को भारत से अलग करने की ख्वाहिशमंद पार्टी के सदस्य थे, एक भारतीय जहाज़ अगवा करके पाकिस्तान ले गए। इस पर भारत सरकार ने पाकिस्तानी जहाज़ों की भारत पर से उड़ानें बंद कर दी। भारतीय समुद्र से भी उसकी समुद्री जहाज़ों से गुजरने पर रोक लगा दी गई। नतीजा ये कि चारों तरफ से कटी हुई पाकिस्तानी फ़ौजें बांग्लादेश में कैद होकर रह गईं, जैसे चूहेदानी में चूहा। अब पाकिस्तान की ओर से फ़ौज को ना तो कुमुक भेजी जा सकती थी और ना ही हथियार। इसका बदला भी पाकिस्तानी फ़ौज ने बंगालियों का खून बहाकर चुकाना शुरू कर दिया। जुर्म का दौर और तेज़ हो गया। एक बार तो यूँ लगा कि बस अब बंगाली हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की धरती से गायब हो जाएंगे। लेकिन ये खामोशी अपने अंदर एक बहुत बड़ा तूफ़ान छुपाए हुई थी।
ये सब आगे चलकर भारत पाकिस्तान के 1971 की जंग के रूप में दिसंबर 1971 में सामने आया। बांग्लादेश की उथल पुथल का असर पाकिस्तान की जेलों में कैद हम हिंदुस्तानी लोगों पर भी पड़ा। अधिकतर लोग हम लोगों को नफरत की निगाहों से देखते और कुछ तो हमें देखना तक भी गवारा नहीं करते। जब भी कोई इक्का दुक्का हिंदुस्तानी जेल में कहीं घूमता फिरता हुआ उनके हत्थे चढ़ जाता, वे उसकी पिटाई कर देते। मुझे याद है, फांसी को कोठरियों में एक सजाए मौत का कैदी शाह मोहम्मद थानेदार हुआ करता था। बांग्लादेश की गड़बड़ से पहले वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आया करता था, लेकिन ज्यों ही बांग्लादेश में गड़बड़ हुई उसका रवैया बदल गया। एक दोपहर जब मैं उसकी कोठरी के आगे से गुजर रहा था तो उसने मुझे आवाज़ लगाई, पंडित आओ, तुम्हें सिगरेट देता हूँ। ज्यों ही मैं उसके पास गया उसने जंगले में से दोनों हाथ निकाल कर मेरा गला पकड़ लिया। साले कुत्ते हिंदुस्तानी, मैं तो सजाए मौत का कैदी हूँ। अगर एक कत्ल और कर दूंगा तो इससे बढ़कर सज़ा मिलने से रही। क्यों ना मरने से पहले तुम्हें भी जहन्नुम में पहुँचा दूँ। तुम्हें मारकर अगर फांसी भी लग गई तो कौमी शहीद कहलाऊँगा। अल्लाह की जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे। और ये कहकर वो मेरा गला दबाने लगा। उस 65 साल के बुढ़े में ना जाने कहाँ से बला की ताकत आ गई। मैंने बहुत ज़ोर की चीख मारी, जिस पर वार्डन और नंबरदार भागकर वहाँ आ पहुँचे। उसकी हरकत देखकर वो हक्के बक्के रह गए। एक नंबरदार ने उसके सर पर एक डंडे का वार किया, जिससे उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई। मैं जान छुड़ाकर सीधा अपनी कोठरी की तरफ भागा। जब ये हालत एक पढ़े लिखे थानेदार की हो सकती है तो उस वक्त अनपढ़ और कट्टर पाकिस्तानी कैदियों की दिमागी हालत क्या होगी, इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस घटना के बाद कई दिन मैं कोठरी से नहीं निकला। उधर जेल के दरोगा ने हुक्म दे दिया कि जिस वक्त पाकिस्तानी कैदी खुले हों उस वक्त हिंदुस्तानी कैदियों को बंद रखा जाए। हिंदुस्तानी कैदियों को अपनी बैरक छोड़कर दूसरी बैरक में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब सिर्फ कैदियों का ही सलूक नहीं बदला था, जेल के अफसरों की भी निगाहें बदल गई थी। जरा जरा सी बात पर बेवजह हिंदुस्तानी कैदियों की पिटाई की जाती। उनकी मशक्क़तें दुगनी कर दी गई। उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाने लगा। शुक्र है कि पाकिस्तानी जेलों में चक्की पीसने और तेल के कोलू में बैल की जगह इंसान जोतने की मशक्क़त कानूनन ख़त्म हो चुकी थी, वरना शायद पाकिस्तानी अफसर सभी हिंदुस्तानियों को या तो चक्की पीसने पर लगा देते या तेल के कोलू में। अब मैं अपने अजीज़ पाकिस्तानी दोस्तों के पास उनके बुलाने पर भी नहीं जाता था। सबकी नज़रें बदल गई थी। हवाओं में जहर फैल गया था और हम मजबूर थे उस जहर भरी दम घोट देने वाली हवा में सांस लेने के लिए। बिल्कुल वही नफ़रत उस वक्त पाकिस्तानी कैदियों की निगाहों में थी जो सन 47 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा होने पर मैंने बचपन में देखी थी। इसका क्या अंजाम निकलेगा, यही सोच सोच कर मैं परेशान हो जाता था। अभी तो मेरा मुकदमा भी नहीं चला था, ना जाने उसमें कितनी सज़ा होगी और कितने सालों तक इन जहर भरी नफ़रत की निगाहों और हवाओं का सामना करना पड़ेगा।